सुने गए, ऐसे मंच पे नहीं सुने गए। ये मंच उनके लिए जो है तत्पर है हमेशा। आपका और भी टॉक शो हम करवाएँगे कभी। और मैंने पिछली बार जामिया में रखने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर जब वो ऑफ़िस में गए, वो क्या नाम था उनका, मामून साहब थे, तो कह रहा हाँ, हेड थे उस समय, कह रहा हाँ, हीरा हो जाएगा ये काम, मैं करवा दूँगा। मैंने कहा ठीक है, करा लो। वो वहाँ पर गए, निराश होके आ गए वो। कह रहा वो ना अभी ऊपर से मना कर रखा है, इस तरह के प्रोग्राम। हाँ, तो मैंने कहा देखो इनको पता नहीं था, अब लग गया। तो वो प्रोग्राम जो है मतलब ठीक है, एक अभ्यास था हमारा, हम जाएँगे वहाँ पर, करते हैं चलो गेट टुगेदर। तो ये जो रुकावटें आ रही हैं ना, ये जो रुकावटें हैं मनुष्यता के बीच के अंदर, ये रुकावटें तोड़ने का काम जो है दलित लेखक का ही है, कि हम जो है उन साथियों को जो उपेक्षित हैं, जो नहीं सुने गए, ऐसे मंच पे नहीं सुने गए, ये मंच उनके लिए जो है तत्पर है हमेशा। आपका और भी टॉक शो हम करवाएँगे कभी। और मैंने पिछली बार जामिया में रखने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर जब वो ऑफ़िस में गए, वो क्या नाम था उनका, मामून साहब थे, तो कह रहा हाँ, हेड थे उस समय, कह रहा हाँ, हीरा हो जाएगा ये काम, मैं करवा दूँगा। मैंने कहा ठीक है, करा लो। वो वहाँ पर गए, निराश होके आ गए वो। कह रहा वो ना अभी ऊपर से मना कर रखा है, इस तरह के प्रोग्राम। हाँ, तो मैंने कहा देखो इनको पता नहीं था, अब लग गया। तो वो प्रोग्राम जो है मतलब ठीक है, एक अभ्यास था हमारा, हम जाएँगे वहाँ पर, करते हैं चलो गेट टुगेदर। तो ये जो रुकावटें आ रही हैं ना, ये जो रुकावटें हैं मनुष्यता के बीच के अंदर, ये रुकावटें तोड़ने का काम जो है दलित लेखक संघ करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि कहा गया बीज वक्तव्य के लिए दलित लेखक संघ का जो इतिहास है आज 29वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 15 अगस्त सन 1997 को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोग मंचीय कवि थे, तो जनरल लोगों के मंच हुआ करते थे, पत्रियाँ भेजा करते थे पढ़ाने के लिए, तो कोई पढ़ने के लिए आमंत्रित भी नहीं किया करते। और 1997 के अंदर एक बड़े रक्त सम्मेलन के अंदर जाने का मौका मिला। संतोष आनंद जी भी उसमें थे, डीएम। संतोष आनंद जी कहते हैं कि ये बाबू जगजीराम के बेटे हैं। मैंने वहीं संतोष आनंद को बहुत बताया, और डीएम भी बैठे हुए वहाँ पर। डीएम भी अपना ही दलित समाज से थे, जो सदारत कर रहे थे उस समय पर। और मैंने कहा हम अपना मंच बनाएंगे और अपनी एक तीसरी धारा को लेकर आएंगे। और हमने 15 सन 1997 को 35 साहित्यकारों को मैंने अपने घर पर बुलाया। बुलाने के बाद मैंने कहा भाई यहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन है, हिंदुस्तानी साहित्य सभा है, दलित दलित जनवादी लेखक संघ है, प्रगतिशील लेखक मंच है, तो ना हो हम लोग अपना दलित लेखक संघ। तो लोगों ने इसमें अपनी सहमतियाँ प्रकट की, दलित लेखक संघ। लेकिन उसी समय पर हमारे बीच में कुछ महत्वाकांक्षी लोग, जैसे श्रमजीवी लोग ऐसे भी थे कि उसी दिन हमने स्थापना की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सोना सिंह बेचैन, उसी दिन जाके अखबार में न्यूज़ निकलवा दिया कि भाई आज दलित राइटर फॉर्म की स्थापना और उसमें हमने घोषणा की थी कि एक पत्रिका निकालेंगे सोच के नाम से। तो आदरणीय जयप्रकाश कदम जी ने दलित साहित्य वार्षिक का वो कर दिया, जबकि हम लोगों ने 1,000 रुपये का चंदा भी दिया था और वो व्यक्तिगत होकर है। तो कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने, लेकिन हमने कोई बात नहीं, काम करने वाले होंगे तो नाम भी होगा। लेकिन हम लोग चलते रहे, बराबर चलते रहे। तो 2000 में मैंने 2001 के अंदर ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया। तो चंडीगढ़ में मैंने अंतर्राष्ट्रीय दलित साहित्य का सम्मेलन कराया, जिसमें देश विदेश के 450 एकेडमिशियन, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिशियन भी, गवर्नर, दो स्टेट के गवर्नर वहाँ पर आए जी। और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। उस समय तक हिंदी बेल्ट में, जो मराठी के अंदर ही दलित साहित्य का प्रभाव था। तो उसके बाद विभिन्न भाषाओं में पूरे देश के अंदर साहित्य लिखा जाने लगा। हर एक स्टेट से मैंने लोगों को बुलाया उस समय पर। 2 दिन का अधिवेशन रहा और उस अधिवेशन के बाद गुजराती में, बंगाली में, मलयालम में, उड़िया में, सभी भाषाओं में साहित्य आने लगा। तो उसके बाद हमने जो पत्रिका बाद में ट्रांसफ़र होने के बाद रजनी तिलक ने इसका दारोमदार संभाला। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो महत्वाकांक्षी लोग थे हटते गए, बढ़ते गए, छटते गए सारे के सारे। लेकिन बाद में हीरालाल राजस्थानी ने इसका कारभार को संभाला और आज भी निरंतर जारी है उनकी अध्यक्षता में। तो उन्होंने प्रतिबद्ध मैगजीन निकाली। पहले 4 पेज का मुख्य पृष्ठ हुआ करता था, आज वो 370 के आसपास जा रही है। पत्रिका निकलती है, त्रैमासिक पत्रिका है। और उसी प्रतिबद्धता के साथ वह प्रतिबद्ध मैगजीन का संपादन भी कर रहे हैं। और आज देश विदेश के अंदर हमारी पत्रिकाएँ जा रही हैं।
हमारे जो लेखक हैं उनका विचार भी जा रहा है। और मैं स्पेशली आभार व्यक्त करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी का, जिन्होंने दलित साहित्य को लेकर एक बहुत बड़े काम किया। एक बड़े अधिकृत विद्वान है दलित साहित्य के, उन्होंने भी हमारी बात को आगे बढ़ाया और आवाज़ दी। तो इस तरीके से काम चलता रहा पूरा का पूरा। आदरणीय के पी चौधरी आ गए, उनका स्वागत करें। तो वो सारा का सारा कार्यक्रम चलता रहा। कुछ लोग हटे बटे छटे, और जब बड़ा परिवार हो जाता है तो स्वाभाविक है कि घर के अंदर बंटवारा भी होता है, लेकिन वो बंटवारा सकारात्मक होना चाहिए। ये नहीं कि आपसे रंजिश रखकर, आपसे मतभेद रखकर हम काम करें। लेकिन हमारे जो दलित लेखक संघ का जो मूल है, वो आज भी हम सभी लोग समाहित करके चल रहे हैं, सभी को समाहित कर चल रहे हैं, सबको सहयोग की भावना से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से काम होता रहा। इसमें सभी लोग थे। तो उस ज़माने में 4 आदमी संयोजक रहे, प्रोफेसर डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार, डॉक्टर स्वराज सिंह बिच्चन, जयप्रकाश कदम और मैं। लेकिन ये 2 व्यक्ति ऐसे निकले कि इन लोगों ने इतने महत्वाकांक्षी निकले कि इनको जरा भी सबर ना हुआ और ये निकल कर बाहर कूद गए। एक ने मैगजीन वहाँ से निकालना शुरू कर दिया, एक ने नया राइटर फॉर्म बना दिया, लेकिन आज वो कहीं नहीं। 2001 में मैंने जयप्रकाश कदम को अध्यक्ष बनाया। क्या नाम, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र भी बहुत कम है। मैंने जवाब देने वाले हम लोग बैठे हुए हैं, हम जवाब दें, चिंता नहीं करिए, आप अध्यक्ष बन गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि ना तो वो दलित लेखक संघ के ही रहे, जबकि हमने बराबर उनको सम्मानित भी किया, बुलाए भी, आमंत्रण भी देते हैं लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि दरअसल क्या है, हमारी जो मन की भ्रांतियाँ हैं कि भाई ये छोटा संगठन है, वो बड़े संगठनों में जाएंगे। कोई छोटा संगठन नहीं होता, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता होती है। लेकिन छोटा संगठन होने के बावजूद भी कितना बड़ा काम करता है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हमारे पास बेशक कम है, लेकिन दम है। हमारी कलम में बेशक कम है हम गिनती में, लेकिन हमारी कलम में दम है, ऐसा नहीं है। आज हमारी आवाज़ भी सुनी जाती है, पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं सारा। और इसी शब्द तो इस तरीके से हमारे दलित साहित्य इसका गठन हुआ दलित लेखक संघ का, और हीरालाल जी के सानिध्य में रहकर इसका विस्तार ही हुआ है। जलेस भी जुड़ा, प्रलेस भी जुड़ा, अन्य जन संस्कृति मंच भी जुड़े, इफ्टा भी जुड़ा। तो आज जो है हमारा विस्तार है पूरा का पूरा। विस्तार के साथ साथ सहभागिता और सहयोग की भावना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक मानव एक समान है, ह्यूमन डिग्निटी को लेकर बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम। दिया गया ये दलित की सम्मान प्रशस्ति पत्र रविंद्र सावरकर, जिन्हें मुख्यतः साबी सावरकर के नाम से जाना जाता है, आप एक भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, जो बौद्ध चित्रण और दलित व्यक्तिपरकता के अपने प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। आपने अपने 40 साल के कला जीवन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के राजनीतिक दर्शन, नव बौद्ध चित्रण के अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए एक विशिष्ट चित्रात्मक भाषा विकसित की है। आपका जन्म 23 जनवरी 1961 में नागपुर के गरोबा मैदान नामक इलाके भारत में हुआ। आप अपने पिता माननीय हरिदेव महादेव सावरकर, माता ताराबाई महादेव सावरकर, जो एक कबीरपंथी, विट्ठलपंथी, अम्बेडकरवादी के सानिध्य में पले बढ़े। परिवार में 4 भाई बहनों, बड़ी बहन छाया, छोटे भाई जयंत और बहन ज्योति में आप अकेले बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों और रचनात्मक सोच से परिपूर्ण थे। आपके दादा दादी ने 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था, और पिता, जो परिवार में पहले स्नातक थे, एक रेलवे अधिकारी थे जो शिक्षा को प्राथमिकता देते थे। वर्ष 1980 में आपका विवाह माननीय भाग्यश्री से हुआ और आपके घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम आप दोनों के नाम को मिलाकर सविभा रखा गया। सविभा जो ज्योग्राफी में एमए थी, आपने 23 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें खो दिया, जिसका दुख आज भी आपको सालता है। आपने सन 1982 में नागपुर विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग में ललित कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की, और सन 1986 में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के ललित कला संकाय से ग्राफिक प्रिंट मेकिंग में ललित कला में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपने स्नातकोत्तर शोध प्रबंध के हिस्से के रूप में आपने 3 जर्मन अव्यक्तिवादी प्रिंट मेकरों के
काम पर ध्यान केंद्रित किया। मैक्स बैकमैन, कैथे कोल्बिटिस और ऑटो डिक्स। आपके उल्लेखनीय कार्य में भारत की स्थापना 1986, ओम और स्वस्तिक के साथ अछूत युगल हैं। आप चित्रकला के माध्यम से दलित आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। महामहिम तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आपकी चित्र प्रदर्शनी 2008 का अवलोकन किया, जो ललित कला अकादमी दिल्ली में आयोजित हुई थी। आप दिसंबर 1996 से नई दिल्ली स्थित ललित कला महाविद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट में ललित कला सहायक कला प्राध्यापक के पद पर रहे हैं। इससे पहले आप दिसंबर 1982 से जनवरी 1982 तक भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के दिल्ली चैप्टर के कलाकार थे, जहां आपने पोस्टर डिजाइन किए और कार्यशालाएं आयोजित की। दिसंबर 1990 से जनवरी 1997 तक आप एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स एसोसिएशन दिल्ली AAAD के कलाकार भी थे, जहां आप चित्रकारों और कलाकारों पर खगोलीय घटनाओं के प्रभावों का अध्ययन करने वाले एक शोध समूह का हिस्सा थे। 1990 के दशक की शुरुआत में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में यात्रा और अध्ययन के लिए अनुदान प्राप्त हुआ। इस दौरान 1980 और 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में आपने भारत और विदेशों में अपने कलाकर्म का प्रदर्शन किया और वर्ष 1996 में ललित कला अकादमी रविंद्र भवन दिल्ली में वॉइस फॉर द वॉइसलेस नामक एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया तथा साथ ही ललित कला अकादमी के गढ़ी स्टूडियो में कलाकार कृष्णा रेड्डी और शांतिनिकेतन में केजी सुब्रमण्यम के साथ काम किया। इसके अतिरिक्त भी आपने कई एकल प्रदर्शनियां आयोजित की हैं, जिनमें 2005-06 में प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठन ब्रेड फॉर वर्ल्ड द्वारा जर्मनी में आयोजित उनके चित्रों की प्रदर्शनी एक साल भर की प्रदर्शनी भी शामिल है। 2006 में अमेरिका के आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में चित्रों और ग्राफिक्स की एक विशेष प्रदर्शनी सावरकर और जाति का विनाश शीर्षक से आयोजित की गई थी। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लिया, जिनमें ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा 1982, 1985, 2004 और 2008 में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी शामिल है। 8वीं त्रैवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी नई दिल्ली 1991, कासा बोर्दा टेक्सको मेक्सिको द्वारा भारतीय चित्रकारों की प्रदर्शनी 2002, मित्तल स्टील द्वारा लाजारो कार्डेनाज मेक्सिको में आयोजित चित्रकला की प्रदर्शनी, एशियाई सामाजिक मंच हैदराबाद 2008, विश्व सामाजिक मंच मुंबई 2004 और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी नई दिल्ली 1994 द्वारा भारतीय कला के 100 वर्ष। आपका काम 2007 में गोथेनबर्ग पुस्तक मेले 2006 में गोथेनबर्ग पुस्तक मेले में एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित और प्रस्तुत किया गया और 2008 में IIDS में भी प्रदर्शन किया। 2010 में MF हुसैन आर्ट गैलरी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में लोकेश जैन द्वारा आयोजित प्रदर्शनी की एक सूची वॉइस फॉर द वॉइसलेस प्रकाशित की गई। उसी वर्ष आपने अगस्त सेवेंथ गैलरी में प्रदर्शन किया, जिसे टेरी टार्टाकोव द्वारा क्यूरेट किया गया था। इसके अलावा डेटा लैंड सोम एल्ड्रिंग वार मॉडर्न नाम से एक स्वीडिश पुस्तक का भी चित्रण किया, जिसका अनुवाद है यह भूमि कभी हमारी माँ नहीं थी। आपके काम में विशेषता बोल्ड और अभ्यंजक ब्रश स्ट्रोक हैं, जो अक्सर काले और लाल रंगों का उपयोग करते हैं और बौद्ध प्रतीकों और कल्पना को शामिल करते हैं। आपका काम कई स्रोतों से प्रेरणा लेता है, जिसमें अछूत अतीत की मौखिक कथाएं, दलित राजनीतिक आंदोलन, उत्पीड़ित समुदायों की कहानियां और एक कलाकार, कार्यकर्ता और दलित व्यक्ति के रूप में उनके अपने अनुभव शामिल हैं। अव्यक्तिवादी कला के माध्यम से आप ऐसी छवियों और प्रतीकों का निर्माण करते हैं जो विवादास्पद और जटिल दोनों हैं।
जो रंग के जीवंत उपयोग के साथ एक धुंधली दुनिया को उजागर करते हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण कैनवास पेंटिंग पर आपका तैल चित्र है, जिसका शीर्षक ओम और स्वस्तिक के साथ अछूत युगल है, जो एक विशेष अंक के कवर पर चित्रित किया गया है। सौरभ दुबे के अनुसार यह पेंटिंग हिंदू पदानुक्रम और आधुनिक इतिहास के बोझ का सामना करती है, अछूत समुदायों की भयावह उपस्थिति और उनके स्थायी संघर्षों को उजागर करती है। आपकी मौलिक कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया 1986 आपकी शैली का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें आपने जाति व्यवस्था और पुरुष सूक्त की आलोचना करने के लिए बौद्ध कल्पना का उपयोग किया है। आपके महत्वपूर्ण विषयों में से एक देवदासी से संबंधित है, एक ऐसी परंपरा जिसके तहत किसी अनुसूचित जाति जैसे कि दलित या निचली जाति समुदाय की एक किशोर लड़की का विवाह गांव के मंदिर में किया जाता है और परिणाम स्वरूप प्राण पुजारी और सवर्ण हिंदू संरक्षक धार्मिक रिवाज के तहत लड़की का यौन शोषण करते हैं। आपकी पेंटिंग धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और विश्वास प्रणालियों के नाम पर दलित महिलाओं और लड़कियों के आघात को दर्शाती है और उन्हें अपनी कला के विषय के रूप में उनके दर्द को व्यक्त करने के प्रतिरोध के रूप में सामने लाती है। आपकी पेंटिंग यह भी दिखाती है कि कैसे कामुकता की जटिल प्रकृति एक धार्मिक संस्था के माध्यम से संचालित होती है। आपका मानना है, मेरे इतने वर्षों में किसी भी गैलरी ने मेरा प्रतिनिधित्व नहीं किया। 27 सितंबर 2022 स्क्रॉल इन पर आपने लिखा, जाति के दलित अनुभव को एक सौंदर्य विधा के रूप में सामने लाने वाले पहले भारतीय गैलरी कलाकार सविंद्र सावी सावरकर के काम ने अपने तैल चित्रकला फाउंडेशन ऑफ इंडिया 1986 के साथ आधुनिक भारतीय कला की शब्दावली को नया आयाम दिया। हंस संपादक राजेंद्र यादव ने भी आपको अपने संपादकीय में पहला दलित आंदोलनकारी चित्रकार मानते हैं। कला समीक्षक गीता कपूर ने आपके कार्यों को सराहते हुए लिखा, भारतीय कला के भीतर एक नई दलित प्रतिमा को आकार देने में सावरकर ने कलाकर्म के महत्व पर ध्यान दिया है। बतौर कलाकार हीरालाल राजस्थानी ये मानते हैं कि सभी सावरकर एकमात्र ऐसे चित्रकार हैं जो अपने चित्रों के माध्यम से भारतीय समाज व्यवस्था को झकझोरते हुए दलित चेतना को जागृत करने का काम करते हैं। आपको दलेश परिवार की ओर से अनेक शुभकामनाएं। आप सदा ऊर्जावान और सक्रिय वैचारिक जीवन व्यतीत करें। तीनों का हस्ताक्षर है। भीम भारत भूषण कोषाध्यक्ष, हीरालाल राजस्थानी अध्यक्ष, बलविंद्र सिंह बली महासचिव। धन्यवाद। एक छोटा सा बैकग्राउंड है, उसके बारे में मुझे बोलना बहुत जरूरी होता है। वैसे इस साइटेशन में आया है, मैं एक अम्बेडकर फैमिली में मेरा जन्म हुआ और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरी ग्रैंड मदर है और उन्होंने बाबा साहब के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 1956 में। वहीं से एक दापन उन्होंने अपने घर की जो छोटी मोटी, वैसे हम लोग कबीरपंथी और विठलपंथी थे तो अंदर श्रद्धा थोड़ी कमी थी और लोगों के कंपैरिजन, उन्होंने अपने घर के वो भगवान को नदी में डाल दिया और वहाँ से उनके जीवन की एक जर्नी शुरू हुई और वहाँ से वो एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट हुए। तो मेरे फादर हमारे फैमिली के पहले ग्रेजुएट थे और मेरे फादर एक रेलवे ऑफिसर थे। तो ये बाबा साहब के इस मूवमेंट का जो असर है, ये सिर्फ सोशल मूवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी कल्चरल मूवमेंट है, ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसने इंसान को इंसान बनाया। एक ब्रोकन मैन, एक अनटचेबल, ये बिकमिंग बुद्धिस्ट, जिसको हम प्रबुद्ध कहते हैं। तो मैं उस कन्वर्जन को मैं एनलाइटेंड मूवमेंट इसलिए मानता हूँ कि इतना एक साथ 5 लोगों की ने दीक्षा ली और एकदम चेंज उनके लाइफ में, और आज उसका असर है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर में, उसका असर एजुकेशन पे, और एजुकेशन के ऊपर आने से वो एक इमेंसिपेशन,
वहाँ से बोली। तो बाबा साहब का ये मूवमेंट बहुत बड़ा है, उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, मगर इनका जो ये कन्वर्जन वाला जो मूवमेंट है, जो बुद्ध धर्म को उन्होंने ये किया, तो उसमें से ये जो साइकोलॉजिकली उसका अपलिफ्टमेंट है, उसी को प्रबुद्ध करके कहा गया। तो मैं ऐसे फैमिली से हूँ कि मैं और मेरी ग्रैंडमदर है ना, वो मेरी पहली टीचर थी। मैं रात के टाइम उसी के पास होता था, वो सवेरे 3 साढ़े 3 बजे उठती तो उसी के साथ मैं उठता था। तो मेरी जो फेरी टेल थी, वो पूरी जो कहानियाँ थी, वो बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और रमाबाई, ये मुझे एक सॉलिड एक बैगेज मिला, मेरे को एक विरासत मिली, जिसके कारण मेरा एक डेवलपमेंट हुआ। आज मैं जो भी मेरा काम को देखता हूँ तो उसी मूवमेंट का एक मैनिफेस्टेशन है, वहीं से निकला हुआ मेरा काम है। मैंने स्कूल गया, स्कूल के बाद में मैं नागपुर कॉलेज से मेरा बैचलर किया और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से मैंने मेरा मास्टर डिग्री किया। फिर मैं शांति निकेतन गया, मैं बाहर के देश में गया, मैं अमेरिका गया, मैक्सिको गया, स्वीडन गया, जर्मनी, बहुत सारी दुनिया में मैं गया। एक पीरियड में मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं अकेला था। और मुझे सबसे पहले जो हमारे लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, मगर मुझे जो मेरे हायर कास्ट के जो दोस्त थे, सो कॉल्ड हायर कास्ट, वो अपने आप को हायर कास्ट नहीं मानता, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा लड़ाई ब्राह्मणिज्म के साथ है, ब्राह्मण के साथ है। बाबा साहब के मूवमेंट में जैसा पीपल एजुकेशन सोसाइटी थी, 14 लोग थे, उसमें से 7 लोग तो नॉन दलित थे, दे आर ऑल ब्राह्मण्स, दे आर ऑल फ्रॉम द सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एक मेंटल स्लेवरी है, हम सदियों से जो हमने भोगा है, उसका रिफ्लेक्शन मेरे काम में है, और वो मैं निकालने से भी निकाल नहीं सकता। अभी मेरे काम को थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिला है, और थोड़ा सा रिकॉग्निशन मुझे वो इंटरनेशनली मिल रहा है, नेशनली मेरे को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला, पर मेरे को नेशनल रिकॉग्निशन मिला। और मैं अपने कोर्स ऑफ टाइम में मैंने बुद्धिज्म की स्टडी की, और बुद्धिज्म में मैंने प्रचित्त समुद्रपाद थोड़ा समझने की कोशिश की। मैं पेंटर हूँ, मगर मैं थोड़ा सा लिखता बहुत कम हूँ, मगर थोड़ा पढ़ता हूँ, तो उसका प्रभाव मेरे काम है। बाबा साहब के विचार का प्रभाव मेरे काम है, महात्मा ज्योतिबा फुले का प्रभाव है। मैं जो भी कुछ हूँ, मेरा फाउंडेशन, ये जो मेरा पहला इमेज है, इसको मैंने अपने ढंग से प्रचित्त समुद्रपाद बनाया। बुद्ध का टॉप मोस्ट जो फिलॉसफी है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जिसको कहते हैं, प्रत्युत्त समुद्रपाद का राहुल संस्कृत ने बहुत सुंदर लिखा। ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होने से ऐसा होता है। दिस इज वेरी स्मॉल बट इट्स वेरी डीप। पूरा ज़ेन बुद्धिज्म इसके ऊपर है। जापान, चाइना में, हमारे देश से जो ध्यान चाइना में गया, वो ध्यान चाइना में जाकर चांद हुआ, चांद ये जापान में जाकर बिकम ज़ेन, और ध्यान ही ज़ेन है। आप जो भी काम करो, और मैं लकीली रहा, मुझे टिकना ध्यान का एक रेट्रिक अटेंड करने का चांस मिला। 3 घंटे में हिंदू भाई उसमें थे, हमने क्लोजली उनके जितने टॉक्स थे, जितना भी कुछ प्रोग्राम्स थे हमने किए। इट वाज इम्प्रेसिव। और धीरे धीरे ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि तुई चुन नाम के एक बहुत अच्छे वियतनामी 12th सेंचुरी के एक ज़ेन मास्टर हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात की। When you understand how your mind works, your practice become easy. ये 2 लाइन ने मुझे इतना कुछ दिया। जब हम हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारे माइंड को समझते हैं, तो हमारा प्रैक्टिस है बहुत इजी हो जाता है। और उन्होंने जो प्रचित्त समुद्रपाद के ऊपर जितना भी उनके रिसोर्सेज थे, जितने उनके टॉक्स थे, यूट्यूब के थ्रू उनको, मेरा एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था कि मैं उनको पर्सनली मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई लर्न फ्रॉम दैट। अनदर, मुझे सुबुति जैसा आदमी, लोकेश और हमने रिट्रीट किया उसके साथ। सुबुति एक अभी त्रैलोक का महासंघ, वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर लंदन में, आज इज द ऑल्सो आफ्टर द सबकरप्शन। ऐसे मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते रहे, आर्ट में भी मिले और आर्ट के बाहर के लोग भी मुझे मिले।
फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और ये पुरुष सूक्त है जो ऋग्वेद में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड विमेन्स आर अतिशूद्र। तो बाबा साहब ने हमको 1956 में दीक्षा देने के बाद हमें उस फोल्ड से निकाला और हमें एक इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी दिया। एक अर्थ से देखा जाए ब्रोकन थ्योरी को देखा जाए, बाबा साहब ने जो ब्रोकन थ्योरी वही लोग थे जो अनटचेबल्स थे, they become a neo-Buddhist। वो और पास्ट में they were Buddhist। He was a broken man। तो ये जो मेरा फाउंडेशन ऑफ इंडिया पेंटिंग है, ये मेरे पास पूरी सीरीज है, नंबर ऑफ पेंटिंग्स है डिफरेंट इसमें मैंने ये किया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, हाउ वर्ना बिकम ए कास्ट। इसके ऊपर कोई क्लियर थ्योरी नहीं है, क्लियर रिसर्च नहीं है। मगर वो जब नोशन को आप पकड़ते हो, कास्ट इज अ नोशन, जब आप नोशन को पकड़ते हो तब हमें पता चलता है कि ये नोशन है। कास्ट को हम टच नहीं कर सकते, कास्ट को पी नहीं सकते, कास्ट हवा में नहीं आती है, ये हमारी नोशन है। एक मेंटल इलनेस का ये प्रोडक्ट है और ये कहां से आया ये हम सब जानते हैं और उसका आज भी असर है, आज के पीरियड में भी उसका असर है। मेरे पूरे लाइफ के जर्नी में मेरा लाइफ बहुत स्मूथ नहीं है, मेरा लाइफ बहुत इस काफ़ी सारे हर्डल्स के साथ में हमारा लाइफ है। तब मैं कभी कभी अपने बैग जाकर के सोचता हूँ, मैं अपने पास्ट में जाता हूँ तो मुझे लगता है ये तो मेरे साथ होना ही है और ये होना एक स्वाभाविक है। कभी कभी लगता है बाबा साहब के साथ इतना हुआ, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ में इतना ही हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। सावित्रीबाई फुले के साथ इतना हुआ, मेरे साथ कुछ भी नहीं। तो ये मेरा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत लोगों का कहना है कि सभी, आज तो दलित इशू नहीं है मगर आप दलित विषय को क्या करते हो। जिस दिन ये कास्ट खत्म हो जाएगी मैं ये काम को बंद कर दूँ, आप खत्म करो। और ये चीज मैं दलित इसलिए हूँ कि आप ब्राह्मण हो, जिस दिन आप ब्राह्मण नहीं रहोगे तो मैं दलित हूँ। और ये एक लीडरशिप आनी चाहिए ब्राह्मणों से। ये मेरा एक बेसिक सोच है, मेरा एक अप्रोच है। ऐसा मुझे पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू और मेरा पूरा जो स्टडी है, मैंने किताबों से तो लिया, बाबा साहब से तो लिया, मेरा स्टडी इथनोग्राफी मैं घूमता हूँ। मैं 13 साल तक मैंने अपना बैग उठा के मैं घूमा, तब मेरे को ये थोड़ा सा मेरे को उसमें से एक स्पार्क मिला। नेक्स्ट, अनटचेबल कैरिंग ए डेड काउ। Cow eating is the cause of casteism, the cause of untouchability. मरे हुए ड्यूरिंग पेशवा पीरियड पूना में जब ब्राह्मण के घर की गाय मर जाती, जब वो दूध देना बंद कर देते, कुछ भी उसका काम में नहीं आता, तब उसके मुंह में सिंदूर डालते। सिंदूर समझते हो जो हनुमान को लगाते हैं, वो लगाकर उसका वो जान ले लेते। और 3 दिन के बाद जो तेरहवीं कहते हैं मराठी में, उसके बाद वो दलितों को बुला के, अनटचेबल को बुला के वो खाने के लिए वो उनका चमड़ा निकालते हैं। उसके कारण एक सिकलसिस एनीमिया नाम का डिसीज भी गोखले इंस्टीट्यूट में किसी ने काम किया इसका, बहुत सा एक डॉक्टर है, वो गोखले इंस्टीट्यूट में बैठ के उन्होंने सब दस्तावेज निकाले जो पेशवा पीरियड के कुछ वाक़े आर्काइव में कुछ पेपर्स मिले, शिवाजी महाराज के भी पेपर्स मिले। तो जया, maybe you know that, नहीं आप नहीं जानते, but you are in the Gokhale Institute anyway। तो ये डेट का हो, बट इतने सालों से वो स्ट्रगल है और उसके हाथ में लाइट है बिकॉज ऑफ द एक्स बुद्धिस्ट जो लालटेन जो सिंबलाइज हो रहा है। ये मेरा फर्स्ट ऑयल पेंटिंग है, मेरे लाइफ का पहला ऑयल पेंटिंग है। ये मनु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, मनु एक ब्राह्मणिज्म, द कंपाइलेशन ऑफ द ब्राह्मणिज्म इज मनु, दैट इज अ मनुस्मृति। मैं
ये जो मनु का मैं चित्र निकालने का मैं इमेजिनेशन से सोच रहा था, तब मुझे एक तुलसीराम करके एक प्रोफेसर थे जैन में, उनका एक लिखा हुआ गाना है, बहू ने पब्लिश किया उसको, मनु महा ठगवा हम जानी रहे, दिलीप मेंढे, अब नाउ ही इज अ ज़ेन बुद्धिस्ट, ज़ेन मास्टर, इन्होंने पब्लिश किया। वो गाना मैंने हजारों बार सुना, वो कैसे खराब हुआ। तब मैंने मनु को थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश किया, तब मैंने मनु का सीरीज सुना। तो ये जो हिज जो कोबरा होता है, वो जो दाग है, जो टिमके टिमके है, वो कोबरा से मैंने लिया। मगर आधा पार्ट आधी इसमें नहीं है, एक साइड उसका क्लीन है। कुछ कोबरा जल्दी मार देता है, कुछ कोबरा ऐसा होता है 10 साल के बाद पता चलता है इसलिए बैठा। तो दिस इज वेरी पॉइजन, दिस मेंटालिटी इज अ वेरी पॉइजनस मेंटालिटी। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, एक सुनील सुबेदार नाम के एक प्रोफेसर थे। मैंने उनको सवाल किया कि सर आप रस सूत्र हमको पढ़ा रहे हो, 8 रस की बात कर रहे हो, और आप शांत रस की क्यों नहीं बात कर रहे? शांत रस बुद्ध ने क्या रस, और बिना शांत रस से कोई रस बन ही नहीं सकता। वो शांत है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे को पता है कहाँ रुकना है, कहाँ शांत होना है, तभी मेरी बात को आप समझ पाओगे। बिना उस रस से आप किसी रस को नहीं समझ सकते जो बुद्ध ने दिया है। उस बंदे ने, वो टीचर ने मुझे को एस्थेटिक्स में 100 में से 34 मार्क्स दिया, 33 होते तो मैं फेल हो जाता। मैं बड़ौदा में पढ़ने के लिए गया था, मेरा रिजल्ट इधर आया तो मैं आया, तो मेरे फादर बोले यार तुझे तो एक सब्जेक्ट में तो बेटा बहुत कम मार्क्स मिले। तो मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता, जिनको मैंने पढ़ाया दे आर गेटिंग 70%, तो मुझे एटलीस्ट उतना तो मिलना चाहिए। मैंने एक रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा, मेरे मार्कशीट में है, वो डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट। मैं गया, मेरी मदर के पास कंट्रोल के पैसे थे, पहले कंट्रोल का राशन आता, मेरी मदर ने कंट्रोल के पैसे से मुझे दिया और बोले जा बेटा। मैंने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा, मेरे मार्क्स कितने हुए? 35 नहीं, जो मेरे को 34 मार्क्स थे वो मेरे कन्वर्ट कितने हुए? 87 मार्क्स। उस आदमी ने मेरे से कहाँ बदला निकाला। तो कुछ कोबरा जब मारता है ना कुछ साल के बाद, आप मेरी बात को समझ रहे हो शायद। उसका नाम सुनील सुबेदार है, एकदम ठेठ कोकणस्थ ब्राह्मण, और कोकणस्थ ब्राह्मण इज मोर डेंजर देन द सशस्त्र ब्राह्मण। सही है, बहुत खतरनाक है। बाबा साहब इसीलिए समझ सके, बाबा साहब भी कोकण के थे। बाबा साहब उनके इसीलिए बाबा साहब बोल रहे हैं कि ब्राह्मण हैज द ब्रेन, बट इन दैट ब्रेन देयर इज अ विदिन ए ब्रेन। वो कोकणी आदमी समझ सकता है। ब्रेन के अंदर भी जो एक ब्रेन होता है, ब्राह्मण के अंदर ब्रेन होता है, और उस ब्रेन के भी अंदर एक ब्रेन होता है, उसका एनालिसिस किया बाबा साहब ने बहुत अच्छे ढंग से। क्या बात है। मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन दूँ तो 3 घंटा लग सकता है, पर मैं इनको 10 मिनट में फिनिश करता हूँ, ठीक है? नहीं 10 मिनट में थोड़ा तो एक्सप्लेन करते रहिए, आपको सुनना ज़्यादा। आज आपका दिन है सर। नहीं ऐसा नहीं, ये मेरा एक एचिंग है। एचिंग के बारे में थोड़ा सा। हाँ, एचिंग एक ग्राफिक प्लेट होती है, उसको ऐसे से हाइड किया जाता है, फिर उसका प्रिंट निकालते हैं। अभी मेरा एक बार्बिकन में शो हुआ लंदन में, इंडिया के 30 आर्टिस्ट थे, उसमें से मैं आई वाज वन ऑफ देम। सोबेन खत्री, गुलाम शेख, बहुत सारे लोग थे उसमें, नलिनी मालानी, विवान सुंदर, शिवा चाची। उसमें से मेरे को एक चांस मुझे वहाँ एग्जिबिट करने का। इस वर्क के बारे में, ये वर्क रोज म्यूजियम ऑफ बोस्टन, वहाँ के डायरेक्टर वो लंदन में मेरा काम देखने के लिए, और शी हैज गिवन मी द शो इन 2027 इन रोज म्यूजियम इन ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी। तो एक काम बाहर जाने से कैसा डिस्कर्सिव उसका नेचर बन जाता है। उसने अपने ढंग से एनालिसिस किया, बट शी इज मीटिंग टू द गेरी टाटा का, शी इज मीटिंग टू द थोरास, लैरी, साइमन, इन लोगों से वो मिल और वो काम के बारे में बात करें। मुझे इससे पैसा नहीं करना, मुझे लगता है ये काम देगा, बाहर जाना चाहिए।
क्योंकि मेरे को कोई चांसेस नहीं कि मुझे यहाँ कोई रिकॉग्निशन मिलेगा। यस एक दोस्त मेरे को रिकॉग्निशन देते हैं, एक दो महीने कुसुमा वॉज माई गाइड, मेरे पीएचडी के गाइड कुसुमा मास कम्युनिकेशन है। हाँ, विनीत है, जया है, दिलीप है, बजरंग तिवारी जी है, और दिलीप कटेरिया जी है। यार ये एजुकेशन के फॉर्म में आते धीरे धीरे समझ गए। ये ट्राई पॉइंट मेरा एक स्पेशलिटी है, डायरेक्ट नीडल से प्लेट के ऊपर ड्राइंग है। और लकीली मैंने 13 साल तक स्केचिंग किया, तो उसका मुझे सर्टिफिकेट है। 13 इयर्स मैंने स्केचिंग किया, रेलवे स्टेशन, 3rd क्लास का वेटिंग रूम, और वहाँ मुझे जो सोशलॉजी मिला। मैं एक ऐसा रायपुर रेलवे स्टेशन में ऑफिस था, मेरे फादर रेलवे ऑफिसर थे, वहीं पे थे ऑफिस में। तो मैं वहाँ पे ना सब टाइप के लोग मिलता था, प्रोस्टिट्यूट से मिल रहा हूँ, जेब कतरों से मिल रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, सबका साथ मेरा दोस्ती था। मगर मेरे को हर इंसान में एक स्टोरी नजर आई, हर इंसान एक पूरा साहित्य। एक जेब कतरा लड़का था, वो गड्डी गोदाम में रहता, और वो बरडी से गांधी बाग के बीच में वो अपना वो ब्लेड से काटता था। एक दिन मुझे आके सभी भाई क्या हो गया, चलो आप अच्छा होटल में खा। जनरली दिल्ली में उसी को अपना टिफिन दे देता था, 2 रोटी वो खाता था, 2 रोटी मैं खाता था। आज मेरा तो क्या हो गया, बोले मैंने कल रात को बहुत बड़ा कांड किया। क्या किया भाई, मोर भवन नाम की एक जगह है, जाओ। तो वहाँ पे मोदी नंबर 3 से एक आदमी आया जिसके दोनों इसमें ना चिल्लर पैसे होते हैं, जो उनके खजीना से निकलते थे। उसने क्या किया, वो जैसा बस में चढ़ा, इसने उसके दोनों इसमें ब्लेड मार के बस चालू। तो बोले मुझे बहुत पैसे मिले। और बस चालू है, बस तो रुकने का नाम नहीं। बोले ये ट्रिक तुझे कैसे क्या आया? तो वो मुझे लेकर कहा गया, गड्डी गोदाम में एक होटल में ना बड़े का मटन मिलता है। बड़े का समझते हैं आप? वो बीफ। मैं बोला मैं तो बीफ नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने सब खा लिया, अभी हम बीफ नहीं खाते। तो गड्डी गोदाम में वो बहुत अच्छा, मेरे कॉलेज के पास में सदर में ही मेरा कॉलेज था। मैं बोला ये नहीं खाएगा, तू चल मेरे साथ चल। फिर हम लोग एक होटल में बैठे, तेरे को डर नहीं लगता? बोले अभी मार खा के मैं ऐसा हो गया। यस कोई दलित पोएट नहीं, पोएट गाली का लिखी कि आप जिसको मारते हैं एक चीज भूल जाते हैं, मारने वाले के हाथ थक जाते हैं और मार खाने वाले की ताकत बढ़ती है। ये कविता किसी दलित राइटर, मेरे को केशव विश्राम की कविता है, या किसकी है मुझे पता नहीं, और ये लाइन मुझे पता नहीं। तो एनीवे ये मेरा थोड़ा सा, क्योंकि जो मैं स्केचिंग करता था रेलवे स्टेशन पे, ऐसे ऐसे चेहरे मिलते थे, ये इधर कट लगा, इधर कट लगा। कोई साल 2 महीने सेंट्रल जेल में रहकर तो आया। तो मेरा जो एजुकेशन हुआ बहुत इथनोग्राफिकल एजुकेशन है। जैसे एक प्रोस्टिट्यूट थी, बोलता है अरे ये अभी मेरी तरफ क्यों देखेगा, वो सामान लेकर उसके बीवी के साथ जा रहा था, ये मेरे तरफ क्यों देखेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे कल रात को तो इसी के साथ थी मैं एमएलए हॉस्टल में, और वो बंदा ऐसा करके ना भाग रहा है कि मेरे बीवी ने सुनना नहीं चाहिए करके, ऐसा ओपन कर देते थे। इसमें डर नहीं, मेरे साथ में कितना डर है, क्योंकि मॉरल ताकत नहीं है इसमें, मॉरलिटी नहीं, आपके पास शील नहीं। और किसी दलित का शील अच्छा भी हो जाए, उसके शील को इसे चिथड़े बना देते हैं। कि मेरे साथ हुआ है, मैंने इस चीज को अनुभव किया। वो आपको कहीं नहीं मार पाते, आपको टीचिंग में नहीं मारते, आपको एकेडमिक्स में नहीं मार सकते। चलो इसके ऊपर क्या मेरे साथ 2011 में मेरे ऊपर एक मॉलेस्टेशन का केस लगा, जो केस मैंने कोर्ट से जीता, और मैं खुलेआम बोलता हूँ इसको। आज मैं उसी कॉलेज में जब एंटर होता हूँ ना, तो मुझे देखकर वो इधर उधर होते हैं। 2 लोगों ने तो वीआरएस ले लिया, 2 लोगों ने वीआरएस ले लिया, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मेरे अंदर वो नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। मुझे पता है मेरे साथ क्यों हो रहा है। उनको ये लगा कि अभी इसका जॉब चलेगा, ये तो भूखा मरेगा। पर मेरे पास बहुत अच्छे गॉड फादर, गॉड मदर, गॉड फादर,
पिछड़ा थोड़ा सच में मेरे गॉडमदर उन्होंने मुझे बच्चे के जैसा कहा, मुझे हेल्प करते। मेरे पास बहुत अच्छा भाई है मेरा छोटा, इज द मिलिट्री ऑफिसर, नाम इज द प्रोफेसर, राहुल ने सीएमई, मेरा ब्रदर है, मुझे हेल्प मिल और मैं दबा के काम करूँ। देवदासी कहीं मैंने देवदासी इशू के ऊपर काम किया। मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर हूँ, और मैं जब बॉम्बे रेड लाइट एरिया में गया तो मुझे वहाँ नारायण सुर्वे एक दलित लेफ्टिस्ट, उन्होंने इतनी सारी, वो वहाँ की स्कूल के हेडमास्टर थे, तो वो मुझे लेकर गए क्योंकि उनके स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे थे ना, बहुत सारे देवदासी के बच्चे। तो कुछ देवदासी लाइफ में ना, उनके पहले इतने अबॉर्शन हुए रहते कि उनका यूट्रस निकालना पड़ता, they get a uterus cancer। ऐसे बहुत केसेस हैं। तो नारायण सुर्वे के साथ में रहा बॉम्बे के रेड लाइट एरिया में, उन्होंने जिस ढंग से मुझे बताया, फिर मैं सौंदत्ती गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर, जहाँ एल्लमा खड़ा, जहाँ देवदासियाँ बनती है, 14 साल की लड़की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ जाता है उनको देवदासी बनाते हैं, वहाँ उस जिंदगी रेड लाइट एरिया में कोई सुबह लगा दिया, सुबह में एक टाइम पर रखे, किसी ने लगा दिया तो पैसे, और आज इसमें एक पीरियड में इसमें बहुत सारी दलित लोग थे, पर अभी ओबीसी ज़्यादा है, और दलित कम है बिकॉज ऑफ जिस बुद्धिस्ट कम्युनिटी, उसका असर वहाँ तक है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे का इनका एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप, वहाँ पे हर साल वो जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेती है। नागपुर में आकर ली थी, सुरेन ससाई के अंडर में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज वो काम नहीं करती। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो पेट के ऊपर कट देख रहे हो ऑपरेशन, अभी मैं इसके ऊपर बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर समय का अभाव है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता, मगर बहुत बड़ा चीज है। बाबा साहब ने हिंदू कोड भी नहीं पास होने देता है। बाबा साहब ने रिजाइन किया मिनिस्ट्री से। बाबा साहब की मिनिस्ट्री जो इस देश की महिला को पता नहीं है बाबा साहब ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। जिस दिन सावित्री बाई ने क्या किया, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे को विमलता ही बता रही थी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गई, एक वीमेन एजुकेशन के ऊपर एक लड़की पीएचडी कर रही थी, और उसको पूछा कि सावित्री बाई के बारे में तुमने पढ़ा? बोले नहीं, कौन सावित्री बाई? विमलता वहाँ से उठ के आई, उसको पीएचडी नहीं पता। बोले तुझे जब सावित्री बाई पता नहीं है तो तुझे पीएचडी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। और उसका थीसिस भी उसके गाइड ने लिखा। वाह वाह, ग्रेट। भी मेरे को विमलता ही ने बताया, शायद दिलीप जी को पता होगा। वो गुस्से से आई और बोले मैं चाहूंगी नहीं तुम्हारी को पीएचडी नहीं है। सावित्री बाई बोली को पता नहीं है। आजकल ऐसी पीएचडी होती है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही। Three untouchable under the blacks. पेशवा पीरियड में जब अस्पृश्य लोग बाहर दिन में निकलना है तो 12 बजे निकलेगा, क्योंकि शैडो आपके अंडर द फीट होते हैं। क्योंकि शैडो लंबी हो जाए, ब्राह्मण को टच कर जाए तो उनका शैडो भी नहीं चाहिए। तो दिस इज अ ब्लैक सन। ये जीवन में पूरा ब्लैक सन है। ये अनटचेबल कपल विद द ओल्ड एंसेस्टर। ये जो मटका है, ये दे कांट स्पीट ऑन द ग्राउंड, दे हैव टू स्पीट इनसाइड द मटका। इतना दुख होता होगा हर दिन, इतनी गाली निकलती होगी, और वो कहाँ थूकते थे? स्पीटिंग और स्टिक जिसमें घुंघरू लगे, तो पता चलता है कि देवदासी। देवदासी जो प्रोस्टिट्यूशन है ना, ये ऐसा बिजनेस है, इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें शरीर आपका अंदर
लोग इसको मार के वो करते हैं। मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखी। मैं आपको एक बहुत मेरा बॉम्बे का इंसिडेंस होता है। मैं नरीमन पॉइंट पे ऐसा मैं जा रहा था, मैं उधर से जर्नी रोड की तरफ से सब तो एक नीचे है ना जिसको दर्शन कहते हैं, जो देवदासी बनती है ना उसके पास एक दर्शन है। वो दर्शन लिए हुए इतनी टोकरी होती है, मैं ये तो देवदासी है उसके जहाँ लोग विभूति लड़कों जो लगाते हैं, तो मैंने उसको पूछा कि तुम ये फेंको। हाँ थोड़ा सा लाओ। सॉरी। तो मैं बोला ये तुम फेंको, तुम ये क्या? नहीं बोली ये आई का है। आई मिस माँ मराठी में मिस एलमा आई का ये फेंकना ना। वो ऐसी हो गई एकदम डिसीज से भरी हुई, उसके प्राइवेट पार्ट से उसके बॉडी से एक गंदी स्मेल आ रही। आप इतने दूर भी हो तो भी आपको स्मेल, मगर उसकी जो श्रद्धा है उसके ऊपर से जो अंदर श्रद्धा है वो जा नहीं रही, और वो कहां कर खड़ी है, वो सड़ के मर रही है। ये मैंने नरीमन पॉइंट में मैंने अपनी आंख से देखा, उससे मैंने बात नहीं किया। वो मराठी और कन्नड़ मिक्स करके जो मराठी आती ना वो मेरे को थोड़ा सा समझता है, क्योंकि मैं कर्नाटका में थोड़ा सा रहा, उस बॉर्डर एरिया में मैं रहा। तो उसके बाद मैंने पूरा इसके ऊपर मैंने सीरीज देवदासी की, और इस देवदासी प्रथा के ऊपर मैंने जब वहाँ था, एक उत्तम कामले करके एक एक्टिविस्ट था जो सकाल का एडिटर था, उत्तम कामले। उसने क्या फाइट किया वहाँ पे। वसंत राजस, वो तो खुद देवदासी का लड़का है, सोशियोलॉजी में वो पीएचडी है। वसंत राजस, इन लोगों को मैंने वहाँ फाइट करते। एक ग्रेस नाम की लेडी है, वो आंध्रा की, वो वहाँ पे उनके बच्चों का एडॉप्ट, और सबके बाप तो लिंगायत मिलेंगे, सबके बाप तो हायर कास्ट मिलेंगे, उनके वो बच्चों के अंदर खून तो किसी बड़े लोगों का ही है, पर कोई अपना नाम नहीं देता। इनको थोड़ी भी शर्म ये अपना खून एक प्रोस्टिट्यूशन है। उस जगह में वो फीमेल प्रोस्टिट्यूट नहीं, वो मेल प्रोस्टिट्यूट है। फीमेल प्रोस्टिट्यूशन किए तो उसकी उम्र 40 साल है, मेल ने प्रोस्टिट्यूशन किया तो उसकी उम्र कितनी है? 15 साल। ये मैंने एक रिसर्च इसमें एनसीईआरटी का रिपोर्ट है, हर 3 मिनट के बाद एक दलित महिला के ऊपर रेप। एनसीडीएचआर की रिपोर्ट है। It's shocking. ये जोगता लेडीज के साथ तो ऐसा होता है, उनके भाई जोगता जिनका प्राइवेट पार्ट काटा जाता है, और 80% बच्चे मरते हैं उसमें। कितना? 80% बच्चे मरते हैं, क्योंकि जब प्राइवेट पार्ट काटा जाए तो मसल्स वो ब्लड निकल के वो मर जाते हैं। सिर्फ 20%। आफ्टर दैट दे विल द बॉडीगार्ड फॉर द देवदासी। बॉडीगार्ड भी किसके वजह से? कि जो उनको स्पॉन्सर करते हैं। एक बसवराज नाम की फैमिली है, दे आर लिंगायत, बेलगांव में रहते हैं, और पूरा सौंदत्ती को वो स्पॉन्सर करते हैं। मैं मिला हूँ उस बसवराज से। ये जो टेम्पल है ना, टेम्पल का अंदर में एक जो टेम्पल होता है वो बहुत खतरनाक। प्रोस्टिट्यूशन और टेम्पल के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, आप इनसाइड में उसके बहुत सारे टेम्पल के अंदर आपको ये चीज मिलेगी। आज बहुत जो सूझे हुए लोग हैं अपने बच्चों को टेम्पल में नहीं भेजते। साउथ में कुछ ऐसे टेम्पल है तमिलनाडु के अंदर कि जहाँ पे लड़कियां गायब होती है, उनके शव मिल रहे हैं। इसके ऊपर एक मालविका देसाई नाम की लड़की वो काम कर रही है इसमें। वो साउथ में ये ऐसा हो रहा है। एक मराठी में अंधश्रद्धा निर्मूलन का एक ये है एक्टिविस्ट श्याम मानव, वो बहुत अच्छी बात बोलता है, जीते बुआ जीते बाया। जहाँ एक पुजारी होता है उसके अंदर एक औरत होती है, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो यूनिट का मेरा जो सीरीज है,
ये 2008 का काम है, कला के शो में था। तो वो भी एक बहुत पैथेटिक है, उनकी ज़िंदगी भी बहुत खराब थी, कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं करता, कुछ भीख मांगना उनका था। और जो देवदासी प्रोस्टिट्यूट होकर बॉम्बे के रेड लाइट एरिया में जाती है या कोल्हापुर के रेड लाइट एरिया में जाती है, गोवा में जाता है, जो मंगेशी टेम्पल है, ये क्या है? गोवा का मंगेशी टेम्पल में भी होता है। ये जो मंगेशकर फैमिली कम्स फ्रॉम, यस, पर कुछ नहीं किया दादाबाई ने। पूना में कैंसर हॉस्पिटल पूरा कुछ नहीं कहा। ये मैंने हिंदू भाई बताए थे जो जामिया में जब एग्जीबिशन किया था, आपने देखा होगा, हाँ है वो वहीं पे पेंट किया था। बहुत कुछ बोल सकता हूँ अगर मैं आगे बढ़ूँ। ये अगेन दैट सेम देवदासी सीरीज, क्योंकि टेम्पल को टिकाने में देवदासी का बहुत बड़ा भरतनाट्यम, इवन शुभलक्ष्मी जैसे शुभलक्ष्मी, सेल्विनास, ऑल देवदासीज, हंगर, तो ब्राह्मणी शीत देवदासी और उसके हाथ में धम्म चक्र है। बहुत सारी देवदासियों के देवदासी बुद्धिज्म की तरफ टेक हुई। वो बॉम्बे में आती है, चट्टभूमि आती है, नागपुर जाती है, चंद्रपुर जाती है। ये ट्राई पॉइंट नेक्स्ट बेटा, ये मैंने गोधरा के टाइम किया। गोधरा की पुरानी सीरीज 2002 में मैं इंडिया में नहीं था, मगर उसी पीरियड में मैं मैक्सिको से इंडिया आया था और बाद में मैं गोधरा गुजरात गया था। तब मैंने एक सीरीज बनाई, उसमें से ये काम। ये एक लेडी गोधरा इंसिडेंस में आधा उसके शरीर ढका हुआ और आधा हुआ था, सेम ही नहीं। और एक हनुमान मंदिर के सामने वो बैठी है। तो मैंने उसको पूछा कि तुम क्यों बैठी हो? बोले इसी मंदिर से मेरा हस्बैंड आएगा, मेरी 3 बेटियाँ आएगी, 2 बेटे आएंगे, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो रॉयट्स में उसको मारे गए, उसका मर्डर हुआ था। और उसका चेहरा है ना एकदम पेल, बट उसके अंदर एक मैंने बहुत अलग एक स्पिरिचुअलिटी देखी। वो वही थी। मैं उसके साथ बैठ के डेली खाना खाता था, उसको एक होटल में लेके जाता था। होटल वाले लोग बोलते थे आप किसको बैठा रहे हैं, इसने 10 दिन से नहाया नहीं। तो मैं फुटपाथ के होटल में बैठ के उससे जब मैंने सुना ना, वो पूरी जिंदगी भर उस हनुमान टेम्पल में अपनी फैमिली का इंतजार करे। कहाँ भोगोगे तुमने जो लोगों से किया है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये रजिस्टर हो चुका है, एक आर्टिस्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड हो रहा है, तो जिन्होंने भोगा उनके अंदर कितना रजिस्टर्ड हो गया। ग्रैनी देवदासी और विमेन पैर के नीचे सदियों से सेम सीरीज। ये हमारी भारत माता है। मैं देवदासी मेरी देवदासी जो सीरीज है, देवदासी जो कैरेक्टर्स है मेरे देश की, जिसकी हालत ऐसी हो गई। ये मैं बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी के ऊपर काम कर रहा हूँ।
was a blue hand. Will grow. मैंने जामिया में किया और हम लोगों ने वॉक किया था जामिया के कुछ स्टूडेंट कॉलेज ऑफ आर्ट स्टूडेंट का एक वर्कशॉप PR नारायण सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटी सेंटर में एक वर्कशॉप किया था और बाद में वो एग्जीबिशन फॉर्म हुआ तब मैंने 4 कैनवास पेंट किए थे और पुरानी दिल्ली में अशोक भाई दिल्ली देखने आए थे दोनों लोगों के साथ वो अलग दिल्ली बताएंगे पूरा उसका जो बॉडी है क्योंकि एक लेडी थी वो ठंडी के दिन थे बहुत दिसंबर का महीना और वो अंसारी रोड के ऊपर ना उसके पास सिर्फ प्लास्टिक ढकने का था प्लास्टिक था उसके कोई ये नहीं था और वो क्या बोल रही है भाव ने भी सुना आपने भी सुना बोलते तेरे को कोई किसी कुछ कमेंट्स किया तो बोलते यार क्या बोल रहा है यार मैं अंदर से भी नंगी हूँ मैंने अंदर भी कुछ नहीं पाई उसका जो बोल्ड स्टेटमेंट देखकर मुझे लगा that bold statement inspired my dreams. ये मेरा मैं एक नया सीरीज बना हूँ रिवोल्यूशन एंड द काउंटर रिवोल्यूशन बाबा साहब वेरी नाइसली सेड Indian history is a moral conflict between the Brahmins versus Buddhism. इस एंगल से मैं थोड़ा सा मेरा ये 30 वर्क्स का एक सीरीज है ये है 5/6 टू सिस्टर्स मध्य प्रदेश में दोनों की बहनों के ऊपर थे मऊ के पास एक गाँव दोनों बहनों को नहीं कोई FIR कोई कंप्लेंट कुछ सब मैंने कुछ and it is works in Mexico मैंने मैक्सिको में कुछ इन कॉस्टली का बोलते spatula से बना के रैक्स दिस इज आउट ऑफ फोकस हां फोकस नहीं ठीक है पास से ऐसा लग रहा है ये मैं इस स्ट्रगल के बीच में मैं कुछ काम किया और स्टडी अबाउट साइंस फिजिक्स along with my daughter that is a quantum physics the quantum is now is a wonderful subject और ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे बहुत मजा आ रहा है ये एब्स्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है क्वांटम फिजिक्स से मुझे प्रयुक्त स्वरूप के पास से मिला हुआ ये बुद्धिज्म से मिला बुद्धिज्म से मिला तो प्रयुक्त समस्तवाद ये कहता है दिस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दैट एग्जिस्ट एक जो एटम है एक एटम जो यहाँ बिहेव करता है वो अंदर भी वैसा ही बिहेव करता है इसके ऊपर बहुत काम है मैक्सवेल ने काम किया प्लैंक ने काम किया इवन आइंस्टाइन हैज वर्क ऑन दिस और अभी धर्मशाला में एक इंस्टीट्यूट है माइंड एंड लाइफ और वहाँ पे बहुत टॉप मोस्ट क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट दे आर वर्किंग हियर एंड दे आर डिस्कसिंग विद दलाई लामा यू सी द यूट्यूब यू विल गेट इट और दलाई लामा उनको क्या पढ़ाता है नागार्जुना थ्योरी ऑफ द शून्यवाद जिसको मध्यम मार्ग कहते हैं जिसको शून्यवाद कहते हैं और उसी को प्रचित्त समुद्रवाद कहते हैं और उसी को इंटरव्यू दिखनाथ है तो ये चीज मुझे इतनी इंस्पायर की और ये मुझे हेल्प कर ये साइंटिफिक जो थ्योरी है सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है जिसने इस थ्योरी को समझा है पॉल क्ली वाज बेसिकली वॉयलिनिस्ट ट्रेन वॉयलिनिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड और वो स्ट्रिंग थ्योरी की बात करता है और क्वांटम फिजिक्स से ढूंढ के निकाला एक एटम को तोड़ो कॉर्स एक कॉर्स को डिवाइड करो और उस डिवीजन को भी डिवाइड करो तो यू विल गेट अ स्ट्रिंग और जो उसका थिंकिंग आई नाम का जो था उसका फाउंडेशन
इट्स अ ब्यूटीफुल, मैं वो आर्टिस्ट है ना, मैं पागल हूँ उस आर्टिस्ट का। और क्वांटम फिजिक्स उसमें उस पीरियड में आर्ट के अंदर क्वांटम फिजिक्स की बात की। His name is Paul Klee. Paul Klee is a great man, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी है वायलिन के साथ में जुड़ी हुई, क्योंकि दैट इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे ये रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। साथ साथ मैं 4-5 सीरीज और एक सीरीज दूसरे सीरीज में मिक्स होती है, मैं किसी को भी डिवाइड नहीं कर पाता। और इसमें मेरे को एक यूनिवर्सल एक वर्कशॉप मुझे रिकॉर्ड करना था, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ तो मुझे लगा कि आप रिकॉर्ड कर लो। तो एक हैंडीकैम लेके पहुँचा, तो ये वर्कशॉप दिन में चलने वाला नहीं है, रात में भी चलेगा, पूरा दिन चलता रहता है 7 दिन तक। तो इतना गहरा है कि जो भी वहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट वो भी आए हैं और नॉन एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट जो कला से जुड़े उनको भी आए। तो उनके अंदर जो एक चेतना लाने के लिए उनको अभी तो जो एक चित्र दिखाया था उसमें उनको रात में घुमाया जाता था। तो दिल्ली में जो रात में जो लाइफ है उनको दिखा के फिर वापस आके उसको पेंटिंग करते थे। तो एक काफ़ी सफलता रहा। उसके बाद फिर मैं शायद 37-38 और उसके बाद मेरा 50 साल का एक PhD स्टूडेंट आया। तो ऐसे जो है मुझे लगता था कि भाई क्या सिखाऊंगा। तो उनके जरिए मुझे जो है हमारे साउथ में ज़्यादातर अम्बेडकर दलित जो मूवमेंट है, जैसे कारण चेड़ू है, कुछ और है, तो बहुत सारा चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अलग है, बट भावनाएं और जो उनकी जो 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 फाइट करने की तरीका ज़्यादातर सिमिलर है। तो मुझे सभी सावरकर्स की जो पेंटिंग्स की से ज़्यादा पहले बुद्धिज़्म की एक नया तरीके से देखने की मुझे अवसर मिला। उसमें क्या है कि मैं कई सारे बुद्धिज़्म हैं, एक नहीं है, हम जो देखते हैं वो अलग है, बट इन्होंने जो आविष्कार किया उसकी पेंटिंग के जरिए, तो वो जो है अम्बेडकराइट बुद्धिज़्म, जो अम्बेडकर से नहीं जुड़ा जो बुद्धिज़्म वो मैं नहीं देखना चाहता। जो अम्बेडकर, बिकॉज कई सारे लोग मेरी भी कम नॉलेज है बुद्धिज़्म में, बट बुद्धिज़्म ब्राह्मणिज्म भी हो गया है, बुद्धिज़्म किस और तरीके से भी हो गया, बट उन्होंने डटे रहा और एक फोकस जो है अम्बेडकर बुद्धिज़्म कैसे था, क्यों था एक्चुअली, ये किस लिए उन्होंने बुद्धिज़्म के जरिए अपनी जो संघर्ष जारी किया, अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमें एक नाटककार है, लेखक है, बेर्टोल्ड ब्रेख्ट उसका नाम है। तो वो कहता है एक बात, इज देयर सिंगिंग इन द डार्क टाइम्स, क्या अंधेरे में कुछ गाना होंगे, कुछ बातचीत होगा, अंधेरा है, कुछ चल ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहे। तब वो दूसरी लाइन बोलता है, यस देयर इज ए सिंगिंग ऑफ द डार्क टाइम्स, उस अंधेरी जो छाया हुआ है उसके बारे में गाया जाएगा। अब सभी ने एक बात तो मान ही लिया, अब रिसेंटली भी उनसे मिला कि मेरे साथ तो ये सब होना ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसमें जो है हम सब एक दशक से उससे ज़्यादा काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से, एक अंधेरे समय से हम गुज़र रहे हैं, अंधेरे समय में है, बट बहुत कम लोग हैं वो उसमें कुछ गीत गा रहे हैं, कुछ चित्र बना रहे हैं, बहुत कम हो गया, अगर देखेंगे 20 साल पहले से अभी बहुत कम हो गया, अपने बात कोई नहीं रख रहे हैं। बट हर समय, चाहे वो उससे पहले भी हो या बाद में भी हो, अपनी बात कहना एक अलग बात है, लेकिन इतनी रॉ
मतलब जो है अब क्या है कि लोगों के अंदर चेतना सिर्फ सिंपल चीज़ों से नहीं हो रहे हैं, उनको बहुत ही ऐसा है कि उसको एक जो है एक आदमी को पकड़ के पूरा उसको जो है जगाने के लिए बुलाने से नहीं जगेंगे, उसको जो है काफ़ी जो है हिलाना पड़ेगा। अगर एक एक पेंटिंग उस तरह काम करता है, हर एक रेवोल्यूशन में देखा, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गाना है, या चाहे वो कोई नाटक हो, ये सब एक अहम भूमिका रहा है। सभी की पेंटिंग जो बात जो है बहुत ही इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ना कभी था, होपफुली आगे भी और होंगे, बट लेकिन मैं पेंटिंग्स देखता हूँ काफ़ी। मैं भी जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेंटिंग डिपार्टमेंट के साथ हमारा डिपार्टमेंट भी था, कोई जो है वैसे जो आपका यहाँ भी कविता होंगे, हमारा तेलुगु में भी कविता है, जो पुष्प विलाप की जो गाने हैं, जो जैसे एक सुई और पुष्प वो जो है विलाप कर रहा है कि मेरे अंदर एक वनिता जितनी बेदर्दी से उसको हिला रहा है, लोगों की जो है उसकी गला काट रहे हैं, लोगों की जो है रेप कर रहे हैं, तो कोई उसकी पुष्प विलाप हम किताबों में नहीं पढ़ते। सो अंबेडकर को पढ़ना एक तरफ की एक चीज़ है, बट सभी को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सभी का पेंटिंग्स एक हिस्ट्री को बताता है, कल का, आज का, आने वाला कल का, ये ऑलरेडी चित्रीकरण में लाया है। उसमें फिल्में नहीं बनेंगी, क्योंकि फिल्में नहीं बना, हम देखेंगे वार 2, वार 3, लेकिन जो है हम फिल्में नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें चित्रकार भी नहीं होंगे ही नहीं। चित्रकार की कला में जाने वाला दलित बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, गिने चुने, और गया भी है उसमें भी बहुत कम लोग होंगे। तो बट लेकिन एक फिल्म आया था ये जीसस क्रिस्ट पे, तेलुगु में, वो हिंदी में भी आया था, उसमें एक गाना होता है जो जीसस जो है वो अपनी जो क्रॉस जो है लेके जा रहा है, लोग तो देख रहे हैं, अच्छा गाना चलता है, लोग देख के उसको रोते रहते हैं। तो वो जो जीसस है वो सभी है, वो हमेशा लेके जा रहे थे अपनी जिंदगी में। मैं वो सोच रहा था कि इसकी सडनली इसके कॉलेज में जो हुआ, उसके बाद जो चीज़ें हुआ, उसकी बेटी जो गया, उसके बाद उसके साथ से जैसे हर चीज़ छीना गया। क्या नहीं छीना गया इनसे, हर चीज़ सब उसकी जो है, जो चीज़ जहाँ से वो उड़ना चाहता था पर काट लिया, जहाँ से चलना चाहता था पाँव काट लिया, जहाँ से, बट फिर भी वो जैसे भी हो वो अपनी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वो अकेले। अब इस मंच का जो दलित लेखक संघ का मैं बहुत आभार हूँ, और बहुत तहे दिल से उनको मैं अपनी एप्रिसिएशन देना चाहता हूँ कि इस अंधेरे की समय में आप एक रोशनी की चिराग जलाया है। इतनी लोगों के सामने आपने एक चीज़, एक कलाकार फिर से जीवित, थोड़ा सा उसको सहारा दिया। इसका ये है कि ये एक रिकग्निशन नहीं है, ये है कि हम आपके साथ है, और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब की एक रिवोल्यूशनरी जो थॉट है, बाबा साहब, नाउ इट्स टाइम टू बी मोर ओपन। हम खुल के बोलना है, खुल के जीना है, और खुल के हमारी चीज़ों को मुंह तोड़ के बताना है। तो हर पेंटिंग एक नंगा सच है, हर पेंटिंग एक नंगा सच है, जो सभी, बहुत बार हम लोग बैठते थे, बात करते थे, तो उसमें जो है वो जितना गुमा है, जितनी
फील्ड वर्क में जाके उस चीज़ों को वो अनुभव किया है। मैं आजकल की अंबेडकर मेरे लिए, कई अंबेडकर तो है, बट कई अंबेडकर आया हुआ है अभी भी, उनको अपनाना है, उनको बच्चों तक लेके जाना है। तो उनकी एक तो जो अंबेडकर जिस तरह अपनी एंटी कास्ट मूवमेंट और दलितों की एम्पावरमेंट और बुद्धिज्म की जो चीज़ें, वो जो चीज, वो मोटिव्स है, वो नियो बुद्धिस्ट इमेजरी है, उन दोनों को जुड़ के ये एक बहुत ही रेयर, एक हमारे समुदाय की एक कोहनीर है, उसको हमें संभाल के रखना है, बचा के रखना है। मान लो आप पिछले 10-15 साल से क्या ऐसा चीज़ आपने किसी ने कहा है, किसी बड़े प्रोफेसर ने कहा है या किसी MP MLA, कोई नहीं बोल रहे। अब ये एक अपने आप से समझौता करके सिर्फ जिंदा मुर्दा है, सब लोग अपना जिंदगी काट रहे हैं। बट वो गेडी स्टूडियो कभी कभी जाते रहिए, उनका पेंटिंग्स देखते रहिए, उनसे मुलाकात करते रहिए, और जो है वही जो है एक और उसके जुड़ने की, उससे उनकी जो आत्मनिर्भरता जो है वो आगे रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और उनकी रचना हो और जगह से अब हर लैंग्वेज में आना चाहिए इनके बारे में, और ताकि जो है लोग देखें और बोले कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि अब दलित की, जैसे इन्होंने कहा, कास्ट को कोई फील नहीं कर सकता है, खासकर अर्बन सेंटर्स में, दिल्ली वगैरह ये सब चीज़ें में। बट इन चीज़ों को कैसे जाहिर किया जाए, उसके लिए ना लफ्ज़ है, उसके लिए ऐसा कोई लैंग्वेज उन्होंने, बिकॉज सभी कविताएं, ये प्रेम कविता के लिए एक शब्द है, लेकिन जो दलित जो एक्सपीरियंस है उसके लिए कोई शब्द ज़्यादा है ही नहीं, डिक्शनरी नहीं है। तो इसलिए जो है, बट ही हैज़ मेड अ डिक्शनरी। वो अपनी जो पेंटिंग्स है वो ऑलरेडी एक मंच तैयार किया है, उसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो थैंक यू वेरी मच। आप जो हमारे आसपास समाज में घट रहा है उसके खिलाफ खुल के बोल सकते थे, ये नहीं जो आज की तरह सरकार की कसीदा खानी करने में आप लगे पड़े हैं। आज की डेट में तो सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ सरकार की कसीदा खानी करने में ही पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। तो भाऊ के साथ जो मेरा रिश्ता बना, उसमें मैं दिल्ली के अंदर पला बड़ा, दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली में रहने वाला हूँ मैं, वहाँ का आज भी वहीं रहता हूँ। तो उससे पहले कुछ ऐसे बदलाव हो रहे थे जो मैं दिल्ली में देख रहा था। सन 82 के आसपास दिल्ली के अंदर आपका जो एक गेम हुआ था, एशियन गेम, उसमें मेरे घर के आसपास की पूरी दुनिया बदल रही थी। बहुत सारे विस्थापित लोग वहाँ पे आ रहे थे। और इससे पहले मैं कास्ट के रूप में एक चीज़ देखता था कि हमारे इलाके के अंदर नीची जाति के लोग, जो अक्सर पूरी सभी जगह पर है, उनके आउटर की तरफ घर बने हुए हैं। अगर पुरानी दिल्ली में कभी आप घूमेंगे तो आपको बहुत गहराई से मिलेगा इन सब पहलुओं के ऊपर। तो ये एक रूप से सावी के साथ मुझे दलित मूवमेंट्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ। एक तरीके से दलित पैंथर मूवमेंट क्या है और अपने नामदेव ढसाल कौन है। फिर मैंने सभी लोगों के ऊपर बहुत पढ़ा और मुझे दया पवार, शंकर राव खरात, बेबी कामले, अपने अक्करमाशी में पहले आज 23 बरस से लगातार उसके करीबन 150 शो मैंने किए हैं जगह जगह, और सावी की पेंटिंग्स के साथ मिला के एकल अभिनय के रूप में निरंतर मैं उसको करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। जब मेरी बेटी जो है वो गर्भ में थी तब से शुरू हुआ था वो मामला। तो मैं क्या बोलूं, मतलब इतना सारा कुछ है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और सावी एक मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ अपने जीवन को बिताया, क्योंकि मेरे टीचर जो थे उनका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा था पेंटिंग्स की तरफ। तो उनकी वजह से हम लोगों को अक्सर बहुत सारी पेंटिंग्स देखने का और समझने का एजुकेशन के दरमियान ही मौका मिला इब्राहिम अलकाजी साहब का।
और वो पूरी नई मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, एम.एफ. हुसैन और तमाम जितने भी लोग हैं उस दौर के, उन सब चीज़ों को, उसको लेकर क्रिटिसिज्म भी बाद में हम लोगों के अंदर पनपा, वो एक अलग पहलू है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये समझा, बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं, वो फॉर्म लेते हैं, वो कहीं किसी से इंस्पायर्ड होते हैं तो कहीं किसी के वर्क से इंस्पायर्ड होकर अपनी रचना को रचते होते हैं, पर उनकी मेन जड़ें कहाँ से हैं? उन जड़ों को समझने के लिए, उन जड़ों की पूरी चेतना को लेने के लिए सावी ने अपने जीवन में उस पूरे समुदाय को, जो सिर्फ महार कम्युनिटी ही नहीं है, उस पूरी की पूरी दलित चेतना समुदाय को अपने अंदर बसाकर अपनी कला के अंदर हमेशा से विसर्जन किया है उसका, हमेशा से उसको सामने पेश किया है एक एक पेंटिंग के अंदर। मतलब, और मैं इसका एक तरीके से मैं आपको कहूँ तो कई फेजेस चले हैं। मतलब पहला शो 96 में रविंद्र भवन में हुआ था बाबू, 96 में पहला शो हुआ था, जो हम सब लोगों ने कंधे पे रख रख के पेंटिंग्स और वहाँ सारी लगाई थी, हम दोस्तों ने, इप्टा के दोस्त थे और बहुत सारे लोग थे। वो पूरा फेज था जिसके अंदर ऑरेंज कलर के अंदर सावी की पूरी पेंटिंग की बहुत सारी चीज़ें थी और साथ में स्केचेस थे, बहुत सारे उस तरह के वर्क थे। उसके बाद सावी का फेज आया 2008 में, ट्रांजिशंस कैसे कैसे आए, जैसे हम पिकासो के पीरियड्स की बात करते हैं ना, मैं उस पॉइंट से कह रहा हूँ आपके सामने कि जिसके अंदर ब्लू पीरियड के रिलेटेड बहुत सारे आपको काम देखने को मिले। जो पूरा रविंद्र भवन में शो हुआ, हमें अंसारी साहब ने उसको किया, लेकिन इस शो को करने के लिए पूरी गैलरी का शो था, वो ह्यूज गैलरी। अब उसमें शो में सिर्फ यही नहीं था, पारुल दबे ने उसको क्यूरेट किया था, पर पीछे से हम सब लोगों ने बहुत पार्टिसिपेटरी उसके अंदर प्रोग्राम किए थे। तो उस पूरी गैलरी के अंदर जो वर्क थे वो एक वर्क, उसमें मेरे ख्याल से 400-500 काम लगे होंगे और 3 ह्यूज म्यूरल वर्क थे, मतलब करीबन 30 फुट ऊंचे और 10 फुट चौड़े, इस तरह के 3 वर्क थे। एक मनु का काम था, एक देवदासी का था और एक जैन मास्टर का वर्क था। और अब मैं आपके सामने जो पहलू रखना चाह रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा आप। वो काम हम लोगों की आंखों के सामने पूरी रात हम लोग एग्जीबिशन लगा रहे थे और स्केचेस थे कि उसको पहले से रंग के कहाँ पे सुखा के लाया जाएगा। तो वहीं पे रात को सावी ने 3-4 दिन तक हमारे पास गैलरी, 24 घंटे हम काम कर रहे थे, पेंट किया सावी ने। और वो जो पेंट किया उसका डॉक्यूमेंटेशन कहीं है छोटा मोटा, लेकिन हम भी सब लोग एक तरीके दीवाने लोग थे। तो वो जो पेंट किया भाऊ ने, उसमें मुझे याद है शर्ट पहनी हुई थी, पुट हिज लुंगी, और लुंगी के बाद उसने हाथ, पूरी बॉडी के साथ मिलकर उसको पेंट किया। तो वो पूरे प्रोसेस के दरमियान मुझे ये समझ आया कि वो सिर्फ ये नहीं हो रहा था कि पेंट कर रहे हैं, वो जैसे पेंटर तो बैठ जाते हैं, उससे ब्रश, अशोक भाई अभी इस पर और प्रकाश डालेंगे, लेकिन वो उस तरीके से था कि पूरे आपके कथारसिस हैं आपके अंदर, और वो कथारसिस जो सावी की अपनी फेरी टेल्स से आते हैं, वो जो बाबा साहब हैं, ज्योतिराव फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, पंडिता रमाबाई हैं, अपनी दलित पैंथर मूवमेंट की पूरे किस्से हैं, अपनी महार कम्युनिटी की बातें हैं। देवदासी का वो वक्त है जब वो देवदासी की वहाँ पेंटिंग, उस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए अपनी जो आर्ट का लेकर काम कर रहा था, वहाँ देवदासियों के बीच में गया और देवदासियों के बीच में जाकर उन्हें डॉक्यूमेंट करने के लिए और अपनी कला में कैसे उसे निकाले उसको लेकर स्केचेस कर रहा है। और वो खुद एक ब्राह्मण बन के वहाँ पर उस तरीके से रहा और उसके ऊपर अटैक हुआ, अपनी जान पर खेल के एक तरीके से, ये कहीं दस्तावेज में दर्ज नहीं है, मतलब मृत्यु के करीब होते हुए वहाँ पर उस अपनी कला को रचने की प्रक्रिया से गुजरते हुए की पेंटेड स्केचेस, इस तरीके से उसने काम किया। तो वो जो वर्क बने, जितने भी लोग उसके अंदर 30-40 लोग थे, अब्दुल भाई थे, हिमांशु था, छवि थी, और अपने बहुत सारे अपने क्या नाम है, संतोष था, बहुत सारे लोग थे, हम लोग सब लोग लगे हुए थे। और सावी ने जो उस टाइम पेंट किया, हर एक बंदा वहाँ पर रो रहा था, हर एक बंदे की आंख में आंसू थे कि मैंने कभी नहीं देखा किसी की पेंटिंग देख कर और उसके प्रोसेस में कोई इस तरीके से उसकी अंदर से जो बेचैनी और तड़प और सारी चीज़ वो निकल के आ रही थी। और वो सिर्फ ये था कि वो पूरी जो पेन था वो सिर्फ सावी का पेन नहीं था, वो पूरे के पूरे उन लोगों का पेन बन गया था। और उसके रीज़न से
दैट्स वाई मेरे को एक रास्ता समझ आया उस सारी प्रोसेस से. इट्स एम्पैथिकल लर्निंग, इट्स एम्पैथिकल वे टू प्रेजेंट योर आर्ट. अपनी करुणा, अपना कंपैशन उस कम्युनिटी, उस पूरे लोगों के प्रति, और वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, वो पूरे विश्व भर में, चाहे वो ब्लैक्स हो और चाहे वैन गॉग की वो जो पेंटिंग हो जिसके लिए वो कोल माइन के अंदर गए थे. वैन गॉग तो कोल माइन में गया था, यहाँ तो हर वक्त उसको जो है ना उसको जिया है, उस अंदर की पीड़ा को, तब वो कहीं पे जाके रचना रचित हुई. तो एक इस रचना के रचित होने के लिए एक कलाकार के अंदर एक स्त्री बोध होता है, और उस स्त्री बोध के अंदर वो कहीं पे उस पूरे लेबर पेन को, उस गर्भ के पेन को वो अपने अंदर महसूस करता है, और उस गर्भ की पेन के साथ जो है उसकी रचना रच के निकल के आती है. तब वो कहीं पे जाके चीज बनती है. वो पेंटिंग्स बाद में मैंने अपने नाटक के अंदर इस्तेमाल की, जिसको हमने ऐसी जगहों पे प्रयोग किया. रैन बसेरे में हमने उस नाटक को किया, हमने बहुत सारी जगहों पे किया, और मेरे घर पे रखी रही. आप ये देखिए कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, उसमें कहीं पे मॉइस्चर लग गया और उसका बहुत सारा हिस्सा नीचे का खराब हुआ. सावी के काम ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क है, ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क. मैं अगर इसको हिस्टोरिकली देखूं, इंडियन हिस्ट्री में जो पहली इमेज बनना शुरू होती है आर्ट की, वो स्कल्पचर स्टोन्स के अंदर बननी शुरू होती है. उससे पहले अपने केव्स पेंटिंग वगैरह उस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन में दिखाई देती हैं. उसमें बुद्धा का स्कल्पचर मौर्यन सिविलाइजेशन के दरमियान इवॉल्व होना शुरू होता है, और जैनिस्ट अरिहंतों का स्कल्पचर बनने शुरू होते हैं. एक सावी ने एक मॉडर्न इंडिया में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बीज रखा, जो हमें संविधान दिया, उस संविधान के अंदर क्या हुआ, उसकी मिथ क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है. अभी तो ये जो आपके सामने इसने पेश किया है ना, अगर इसको समझना है तो इसके साथ कई दिनों तक बैठ के बातें करके समझना होगा, तब कहीं जाकर वो बातें समझ निकल के आएंगी. तो वो जो इतना सारा, और ये पेन का इसको बहुत ज्यादा इसको अपने जीवन में इसको चुकाना पड़ा है बार बार. मेरे को बहुत तकलीफ है इस बात की कि ठीक है, एक आर्टिस्ट के बतौर बहुत कुछ है जो अंदर है, पर फैमिली ने भी सफर किया इस चीज को लेकर. भाऊ को आप देखेंगे तो बड़े साधारण से कपड़े के अंदर आपको दिखाई देता है, लेकिन अपनी पेंटिंग के अंदर इतने जबरदस्त बेहतरीन रंगों को इस्तेमाल करता है जो यहाँ मिलते भी नहीं है हिंदुस्तान में, कहीं बाहर से मंगवा रहा होता है. लेकिन हमारे पास हम किस घटिया दर्जे के समाज में जी रहे हैं हम, कि जहां पर हमारे पास समझ ही नहीं है उस तरह के आर्ट को कहीं पे एडमायर करने के लिए. और या हम डरते हैं, या हम मतलब क्या बोलें कि हम अपनी आर्ट को सिर्फ एक पोर्ट्रेट फॉर द बड़े 5 स्टार होटल्स की गैलरी में लगाने के लिए बनाना चाहते हैं, सिर्फ उसकी एक सिर्फ महिमा मंडित करने के लिए, या फिर हम उसको बस अपने घरों की दीवारों पर लगाना चाहते हैं. मैं कहना ये चाहता हूं कि आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ही 40 साल तो मेरे को होने वाले हैं इसके साथ जिंदगी जीते हुए, बाहु के साथ हम सफर के रूप में. और हमारी दोस्ती सिर्फ ऐसी नहीं है कि सिर्फ हमने एक दोस्ती उस रूप में कोई उसमें जी है हम लोगों ने. हमने काम करते 22-23 साल अक्कर माशी करते मेरे को साथ में इन पेंटिंग्स के साथ सैकड़ों शो हो गए, एक तरीके से जो काम करते निकले हैं. इस पेंटिंग्स के लिए प्रिजर्व करने के लिए एक म्यूजियम की बहुत सख्त जरूरत है, वरना ये पूरी एक दलित आइकोनोग्राफी जो इवॉल्व हुई है इस देश के अंदर, वो दलित आइकोनोग्राफी जो है वो छूट जाएगी कहीं पे. एक आर्टिस्ट ने अपना जीवन दिया है, हमारे को इसको एडमायर करने की जरूरत है इस पॉइंट को, और वो लोगों के सामने, क्योंकि ये जो कैसे प्रिजर्व करके रखा जाएगा ये वर्क एक खास टेम्परेचर के अंदर, इस तरह के जो ऑयल, इस तरह के कैनवस, इस तरह की इथोनोग्राफिकल, इस तरह के स्केचेस, इस तरह के पेपर्स को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. हमारे पास वो इमेजेस नहीं है. ये सावी के वर्क हमारे को एजुकेट करता है कि उसको स्पिट करने के लिए उसका घड़ा उसके अंदर है, वहां पे घुंघरू बंधे हुए हैं, पीछे झाड़ू लटकी हुई है, नहा नहीं सकता है महीनों भर तक, तब वो जाकर अपने आप को कहीं पे प्रेजेंट कर रहा होता है. और इस पेंटिंग को अगर आप देखें, सर आप दलित उस पूरे प्रोग्रेसिव आर्ट के रूप में काम कर रहे हैं,
आप जानते हैं कि दलित पूरी की पूरी जो वर्क जो चीज़ें शुरू हुई वो आत्मकथा से शुरू हुई, और उस दलित आत्मकथाओं को अगर आप देखें तो दलित आत्मकथाओं के अंदर भाषा जो है ना, जिसको सौंदर्य शास्त्र की आप भाषा कहते हैं, उसकी धज्जियां उड़ा देती है। उसमें ऐसी शब्द आते हैं, उसमें इस प्रकार की जो आपकी कहिए कि इमेजेस आती हैं जो आपके सौंदर्य शास्त्र के अंदर नहीं हो सकती, जो आप अपने तमाम हिंदी क्लासिकल छायावाद और फलाना और ढिकाना जितनी भी चीज़ों में आप देखते हैं तो एक अलग रूप से वो अपना एस्थेटिक क्रिएट करती है। मैं आपको वो 5 अपनी कविताएं भेजूंगा जो मैंने इस ब्रोशर में लिखी थी, मैं हिंदी उसका तर्जुमा आपको भी पेश करूंगा आपके सामने। तो उसमें मैंने इसी बात पर रखा है कि वो एस्थेटिक क्या है, उसके लिए आपको अपना एस्थेटिक का नजरिया, आपको अपनी पढ़ाने की पद्धति, आपको अपना कला के प्रति आपने एक नजरिया बना लिया, एक ढर्रा बना लिया कि कला सिर्फ जो है ना एक आपकी हंसने का तरीका है। आपको ये बात एक सिर्फ आपके लिए एक एंटरटेनमेंट की चीज है, वो एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है, सुख की चीज है, एक सिर्फ अनुभव की चीज है। कला एक प्रोटेस्ट का रूप है। पिकासो की गॉर्निका जो है उससे कम नहीं है भाऊ के पास काम। वैन गॉग के जो पूरा कोल माइन के जो पीसेस हैं उससे कम नहीं है उसके पास। लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है? डिसाइड मार्केट कर रही है इस चीज को। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद मार्केट नहीं है। जिस एक आदमी ने अपनी पूरी वर्क को जीवन भर करके इस तरीके से जिया, हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है हम सीरियसली सोचें, पूरी कम्युनिटी सोचे इस बात को लेकर कि हम एक म्यूजियम कैसे बना सकते हैं। आज ब्लैक्स के म्यूजियम्स हैं पूरे, हम बाहर जाते हैं तो ब्लैक पैंथर मूवमेंट को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दलित पैंथर मूवमेंट में बहुत सारी चीजें भी हुई। शुरुआत में जो लोग थे, बाद में कुछ कुछ और अलग चीजें भी, वो होता है, उसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन हम एक व्यक्ति से परे हट के चीज को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर आपको निकल के आएंगी। और वो ऐसा, इसमें ये भी एक बात है कि सब कलाकार का भुगता हुआ जीवन हो, ये जरूरी नहीं है। कलाकार ने अपने जीवन में किन किन चीजों को समाहित किया हुआ है, ये उसका भुक्तभोगी जीवन का हिस्सा है। तो हम लोगों ने बहुत काम, और मैं देखिए कोई ट्रेंड क्यूरेटर नहीं हूँ, पर आई एम ए ट्रेंड आर्टिस्ट, मतलब थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ। और मैं उसके बाद अपने जीवन से, अपने एकलव्य के बोध से मैंने बहुत कुछ समझा है, जाना है, लिखा है, पढ़ा है। तो लेकिन सावी का जो पूरा का पूरा जो वर्क है, मुझे उसके साथ जीते जीते आज एक एक वर्क के पीछे मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है। तो वो बात जो है ना, उसके लिए मेरे को लगता है कि हम यहाँ पे सम्मान दे रहे हैं, हम सब चीज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सब लोगों की भी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं, पैसे से और काफ़ी चीज़ों से, सोर्सेज से, पर हमें ये सोचना जरूरी चाहिए कि इसको प्रिजर्व कैसे करें। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम प्रिजर्व नहीं कर पाते। हमारे पास गालिब साहब का घर जो है, अभी 20 साल पहले कुछ लोगों के दिमाग में आई, तब उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा शायर था यार, इसको प्रिजर्व तो करो इसके घर को। वो भी आधा घर, एक चौथाई घर उनका प्रिजर्व हो पाया। और यूरोप में जाइए तो आप, ये आर्टिस्ट यहाँ रहता था, ये वो यहाँ रहता था, ये वो करता था, ये ऐसा था, वहाँ पे कैफेटेरियाज बने, वहाँ पे डिस्कशंस की जगह बनी। तो हम आने वाली नस्लों को एजुकेट कैसे करेंगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, लेकिन भाऊ ने उसी संविधान के मूल्यों का, उसके जो पूरे के पूरे चित्र हैं, उसके जो पूरी की पूरी पेंटिंग्स हैं, उसके अंदर के जो, और वो पेंटिंग सिर्फ ये नहीं है इलस्ट्रेटिव आर्ट है सिर्फ, कि उसका हमने कैलेंडर आर्ट की तरह, राजा रवि वर्मा की आर्ट की तरह उसको पेश कर दिया है, सिर्फ वैसा का वैसा। उसके अंदर आपको अपनी कल्पना शक्ति लगानी पड़ेगी, उसको अंदर आपको अपने दर्द को बड़े समूह के अंदर बांटना पड़ेगा। जो आप कुसुमा जो बात कर रहे थे जीसस क्राइस्ट की, तो बेसिकली मेरे लिए तो देखा जाए देयर इज लॉट्स ऑफ वे कि जो सलीब जो है, आर्टिस्ट अपनी सलीब किस तरीके से उठा के चल रहा है। तो मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत सारी पॉइंट्स हैं। हमने जो दलित सेंटर में पूरा एग्जीबिशन की थी, बहुत ह्यूज लेवल ऑफ वर्क था, बहुत ह्यूज मेहनत थी, पूरी रात जागते थे। स्टूडेंट्स के साथ कभी ऐसा काम नहीं हुआ था, इंदु भाई और डिटेल में बताएंगे कि जब वो अपनी वो तो पेंटिंग क्लास में आके बैठ के करते थे। और ये एक इनिशिएट किया गया दलित एंड माइनॉरिटी सेंटर के द्वारा। आप ये देखिए, वहाँ के MFA फाइन आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया गया,
और उसमें भी कौन लोग थे, मुश्तबा साहब आज नहीं है यहाँ पर, उनके जैसे व्यक्ति, उन लोगों ने इसको इनिशिएट किया और वहाँ पर हमने इनकॉर्पोरेट किया वेरियस फॉर्म ऑफ आर्ट पे। दयामती बरला जो हैं, जो एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, उनको हमने बुलाया वहाँ पर। बहुत सारे ऐसे लोग आए कि जिसके अंदर सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, हम डिस्कोर्स को ओपन कर रहे थे इन तमाम। सेम यही चीज़ को 2008 में किया, सेम अभी किया। तो ये जो पूरा देखें ट्रांजिशंस, और लास्ट में आकर भाव जो क्वांटम फिजिक्स और तमाम चीज़ की बात कर रहा है, मैं एक आर्टिस्ट की पूरी जर्नी देख रहा हूँ। एक आर्टिस्ट कैसे एक इमेजेस से ट्रांजिशनल सुरलिस्टिक इमेजेस की तरफ, एक्सप्रेशनिस्ट इमेजेस की तरफ मूव कर रहा है, बल्कि अपना नया एक ग्रामर गढ़ रहा है। और उसके बाद रेड की जो सीरीज है, जो आपने अभी यहाँ पेंटिंग देखी, एक मिनट आप ठहरिएगा, एक मिनट, मैं कुछ बात इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ क्योंकि आप आर्ट स्टूडेंट हो। रेड की जो सीरीज थी, आपको मैं एक बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। सावी की पेंट करने के तरीके के अंदर अगर आप गौर करें, मैं इसके साथ लंबे अरसे तक रहा हूँ, बैठा रहता था घंटों 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 घंटों। ये क्या करता है, बैठा हुआ है, चाय पी ली, थोड़ी देर आराम कर लिया, लेट गया, इसके अंदर कुछ बेचैनी चल रही है। वो कैनवस खाली पेंट करके लगा दिया गया है और ये चल रहा है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। अचानक से कोई मोमेंट आएगा और ये उठेगा और ये 15-20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर उसको पूरा पेंट कर देगा। गालिब कहता है, गैब से आते हैं मज़ामिन ख्याल मेरे। वो 20 सेकंड 30 सेकंड की जो मूवमेंट होती है ना, या 1 मिनट की 2 मिनट की मूवमेंट, वो कहां से कैसे पैदा होती है? तो दैट होल मूवमेंट इज कमिंग फ्रॉम हिज कैथार्सिस, दैट होल मूवमेंट। और ये कैथार्सिस ये नहीं है कि सिर्फ वो जो पीड़ा है उसको उस मूवमेंट पे समझ रहा है, वो उस बात को, वो पूरी की पूरी पीड़ा जो है ये इसके अंदर चलती रहती है। वो कहीं पे एक अग्नि है जो जलती रहती है, एक भावनाओं की जो अग्नि के साथ जो है वहां पे कुछ पकता रहता है, उसकी कला का एक हांडी जो है, और वो पक जाती है, जल जाती है, और उसकी भाप कहीं पे निकल रही होती है। कभी भाप से कोई कृति निकलती है, तो कभी अग्नि से कोई कृति पैदा होती है, तो कभी कहीं कोई अपने प्रोटेस्ट में। हमने ये पेंटिंग 4 जो आपको दलित, वो जो रेड वाली सीरीज की दिखाई, ये पूरी की पूरी एक उस मोमबत्तियां, लाइट नहीं थी, हमने मोमबत्तियां जला दी थी बहुत सारी। और हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया था, वो पता नहीं कहाँ है अभी। तो उस पूरी की पूरी मोमबत्ती के अंदर, डार्कनेस के अंदर स्टूडेंट्स भी सन थे देखकर। और आपने जो कहा ना, वाकई अगर मैं संपूर्ण दलित साहित्य को देखूं तो वो नम्ब कर देता है, और भाऊ की पेंटिंग्स को देखूं वो भी नम्ब कर देती हैं। ये वो कला नहीं है, ये कला ऐसी है जहां शून्य आ जाता है स्वयं अपने आप देखकर, और वो आपसे सवाल करता है कि बॉस आप कहाँ खड़े हुए हैं, हम किस समाज में जी रहे हैं। ये जो ब्राह्मणिकल सोच है जिसके अंदर हम स्त्रियों को सिर्फ एक भोग की वस्तु समझते हैं, ये जो ब्राह्मणिकल सोच है, अब मैं कहता हूँ आप कुछ मत कीजिए, अभी इंदु भाई इसके बारे में बताएंगे और आपको गहराई से। आप चलिए, जो बिल्कुल किनारे पे पड़ा हुआ व्यक्ति है कहीं हाशिए पे, आप उससे उसकी जात पूछिएगा, 90% लोग आपको क्लियर हो जाएगा इस शहर में भी दलित कहाँ बसते हैं। हमारे जो दलित, इस दिल्ली शहर की बात कर रहा हूं मैं, और मैं आपको दिखाता हूं, चलिए मेरे साथ, रात बितानी पड़ेगी, हम ले चलेंगे कभी दलित लेखक संघ के लोगों को वहां पर, किस तरीके से क्या क्या लोग कैसे कैसे जीते हैं सर्दियों की रातों में जब इस तरीके से होते हैं। तो सावी ने उन तमाम एक्सपीरियंसेस को, जो एक इथनोग्राफिकल एक्सपीरियंस कह रहा है, ये सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, ये भावनाओं का, पीड़ा का, चेतना का, प्रोटेस्ट का ऐसा रास्ता है जो उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके जिया है। और मुझे बहुत फक्र है कि मैं एक ऐसे दोस्त के बारे में आज बोल रहा हूं अपने, और इस सारी चीज के अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर, लेकिन उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आज सविभा नहीं है हम लोगों के बीच में, मतलब भाग्यश्री खुद किस तरीके से उसकी अपनी पीड़ा, भाव की पीड़ा, हम मतलब बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है इन व्यक्तिगत चीजों से परे हटकर कि हम इस वर्क को एज ए कम्युनिटी, हम इस वर्क को कैसे आगे
रख सकते हैं, इसको प्रिजर्व कैसे करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ म्यूज़ियम आर्ट। ये म्यूज़ियम में एजुकेट करने वाला पूरा का पूरा वर्क है। ये सिर्फ कहीं पे, मुझे नहीं मालूम इसकी मार्केट और वो तमाम चीज़, तो हमें तो पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। मैं सावी के काम के अंदर एक जो लास्ट चीज़ आपके सामने कहना चाहूँगा, सावी के काम के अंदर मराठी है ये, इसका मेन खाना ज्वारी है, और बार बार मैं कर्माशी बहुत सालों से करता हूँ। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि उसमें एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि मैं लिम्बाले कहते हैं, मैं रोज़ अपनी संता माई के साथ गोबर उठाने के लिए जाता। उनकी पीठ पर एक बड़ा सा झोला होता जिसमें वो गोबर इकट्ठा करती जाती, नदी के किनारे पर जाती, उसे धोती, साफ करती। फसल के दिनों में जानवर ज़्यादा खा लेते, उनके गोबर में से ज्वारी के फूले हुए दाने निकलते, वो उसे धोकर अलग सुखा लेती। चकमक चांदी से चमकते दाने सूख जाने के बाद चक्की पर गाते हुए उसे पीसती। जोहार माई बाप, जोहार माई बाप, जोगुआ मिली है, जोहार माई बाप। और फिर उस आटे की रोटियां सेक कर हम सब लोगों को जोगुआ से मिली आटे की रोटी खिलाती, जोगुआ यानी दान में भीख में मिला हुआ, और खुद गोबर से निकले ज्वारी के दानों की रोटियां खाती। और उसे खाने के बाद आज मैंने जिद करके एक टुकड़ा उनसे ले लिया, अपने मुंह में रखा, चबाया, तो ऐसा लगा जैसे मैं गोबर खा रहा हूं। लेकिन संता माए कितने शांत और धैर्य से उसे खा रही थी। हाथ का निवाला मुंह में जाता और मुंह का पेट में और गायब हो जाता। भाऊ ने अपनी सारी जिंदगी ये गाय के अंदर जो फूले हुए दाने हैं उस तरीके से उसको अपने जीवन में अपना आहार बनाकर अपनी कला को रचा है। तो संता माए एक बुद्ध मॉन्क की तरह, मॉन्क इज नॉट ओनली द कोई सिर्फ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखें कि ये ऐसे होते हैं। मॉन्क इज समवेयर इनसाइड योर सोल, वो एक निराकार है। और जो भाव का अभी जो फेज है उस निराकार वर्क के अंदर, उस पूरे पॉइंट में जहां पर उसकी इमेजेस के अंदर से एक कहकशा आपको दिखाई देगा। ये ऑरेंज वर्क से शुरू हुआ, ब्लू पीरियड, रेड पीरियड, और अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है। इस पूरे गोल्डन पीरियड के अंदर अगर आप देखें तो वो जो पूरा उसका वर्क है वो इमेजेस से परे हटकर बहुत डीप लेवल पर चला गया है। सो दिस वर्क इज मोर नियर टू द नागार्जुन शून्यवाद जो भाव कहता है अपने प्रक्षुब्ध समुद्रवाद और तमाम इन बातों के माध्यम से। और दलित लेखक संघ के तमाम साथियों का धन्यवाद और बधाई कि आप लोगों ने उस व्यक्ति को चुना जो वाकई में इस अवार्ड के काबिल है। और भाव से सावी नहीं बोलते, इनको भाव बोलते हैं हम। भाव, लोकेश, हम तीन बड़े अच्छे दोस्त हैं। और दरअसल पिछले 25 सालों से मेरा काम रहा है दिल्ली के फुटपाथों पे, जो बेघर लोग दिल्ली में सोते हैं फुटपाथों पे। एक समय था जब शेल्टर्स नहीं थे, आज समय है जब काफ़ी सारे शेल्टर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके प्रशांत भूषण सपोर्ट करते हमारे नाटक को, तो वो सब पूरा वो काम रहा पूरा हमारा जो है। और उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्टडी हमारी रही है, जो रिसर्च रहा है, जो काम किया हम लोगों ने उनके बीच में, तो जो लोकेश ने इस बात को इंडिकेट किया कि जो ये आखिर जो दलित की बात करते हैं ये लोग आते कहाँ से हैं। जो दिल्ली में फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं, तो उनके बीच में हम गए थे रातों को। हम लोग तो कई 300 नाइट विजिल्स में बताऊंगा कि पूरा डिटेल नहीं बता पाऊंगा आपको मैं। 300 नाइट विजिल्स यानी हम लोग करीब हर ट्यूसडे और फ्राइडे की रात 9 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर रहते थे और वहाँ पे दिल्ली का विभत्स रूप देखते थे। लाशें मिलती थी हमको, पुलिस पिटाई करते हुए मिलती थी हम लोग को, औरतों का, बच्चों का, महिलाओं, मतलब विकलांग,
मानसिक परेशान है, उन सबको उनको चुनौती देते थे, उनके खिलाफ केस फाइल करते थे हम लोग। यानी दिल्ली का जो एक, और जो लोग आते हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ से लोग आते हैं। कौन लोग आते हैं? ब्राह्मण आते हैं क्या जो फुटपाथ पर सोएंगे दिल्ली में? ठाकुर आते हैं क्या जो सोएंगे? उनके तो मकान होंगे, कहने को ढूंढ लेंगे। तो कौन है फुटपाथ पर सोने वाला? बोध गया, जो गया है, वहाँ पर स्टडी किया था हम लोगों ने, हमारे साथियों ने। उसमें पाया था फुटपाथ पर सोने वाले 98% दलित और ओबीसी कम्युनिटी समुदाय के लोग थे। 98%। तो दिल्ली में जो लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं वो कौन लोग हैं? तो उनकी तमाम कहानियां हैं, सब कुछ है। आई थिंक उसमें अगर रहा तो बताऊंगा आपको मैं। ये एक जो प्रयोग, जो बात भाव कर रहे थे, वॉइस फॉर द वॉइसलेस जो है, इस प्रयोग के तहत जो है, क्योंकि हम लोग काम रहा तो हम लोग तमाम लोग जोड़ते रहे। और चूँकि लोकेश से परिचय हुआ था मेरा जो है 2000 के लगभग, और फिर भाव से परिचय कराया लोकेश ने मेरा जो है, और फिर हम लोगों ने मिल करके फिर हुआ कि क्यों नहीं हम लोग अगर कुछ ये जो वर्कशॉप हो रहा है जामिया में, अगर इन भाव और जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके चले, हम रात को जब नाइट विजिल करते हैं, अब वैसे ही करें पूरा जो है। और फिर जो कि वर्कशॉप चल रहा है पेंटिंग का जो है स्टूडेंट्स का, अगर वो लोग देख के कुछ बनाना चाहें तो अच्छा ठीक है करते हैं हम लोग जो है। तो रात को निकले हम लोग जो है दिल्ली की सड़कों पे जो है, और उस रात को जो है स्टूडेंट्स भी थे हमारे साथ। और वो जो पूरा पेंटिंग्स है जो बच्चों ने बनाया पूरा जो है, ये सब पेंटिंग्स है पूरी बच्चों की। हाँ, स्टूडेंट्स भाव ने जो बनाया बताया जो है, ये सब पेंटिंग्स है कि रात को क्या दिल्ली में होता है, क्या चीज़ें हैं, ये पूरा जो है ये। और उसमें साथ में आर्टिकल भी है इसके अंदर जो फिर लिखा था इसमें, यानी एक बड़ा अच्छा। और ये देखिए कि दिल्ली के फुटपाथों पे कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं मिलेगा आपको, बटे हुए हैं, कटे हुए हैं सब, तो ये जो है पूरा। और एक जो हमारा जो काम है इतने सालों का काम, वो इन पेड़ के माफिक बिल्कुल एक थोड़ा सा कहीं दूर से कोई चिराग नजर आ रहा है, हरा सा एक पेड़ है, अब सोचिए ये स्टूडेंट्स ने बनाया। और जो उस वॉक के बाद जो मुझे बताया भाव ने और लोकेश ने कि सब लोग मतलब परेशान थे कि आखिर स्थिति क्या है ये दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी है। हाँ सोचिए, यहाँ पे जहाँ पे है एनडीएमसी एरिया में है, न्यू म्युनिसिपल काउंसिल एरिया है, ये रिचेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड है, इन द एशिया। ओके, एशिया रिचेस्ट बॉडी है एनडीएमसी। और यहाँ पर आपको मिलेंगे सोते लोग जो है। यहाँ पे भी काम किया हम लोगों ने, और यहाँ पे भी देखा है पुलिस मारते हुए, यहाँ पर बुरी तरह से बच्चों को पीटते हुए जो है। यानी जो बात, जो भाव की पेंटिंग्स की जो बात है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोकेश ने बहुत अच्छे से बताया कि ये पेंटिंग्स को, कि मैंने, हम सब ने जो है कई सारे पेंटिंग्स देखते हैं जो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बना दिया, लगता है कि वाओ क्या पेंटिंग है। आई थिंक भाव ये वाव के लिए पेंटिंग नहीं बनाते हैं। भाव की पेंटिंग आपके इस भाव को बर्बाद करने का पेंटिंग है, वो जीवन की सच्चाई को दिखाने का पेंटिंग है। उसको जो दर्द है, क्योंकि वो दर्द हम लोगों ने फुटपाथों पे देखा है। तो आप मुझसे बोलिए कि जो बेघर सो रहा है उसको आप रोमांटिसाइज करके बहुत अच्छी कविता लिख दीजिए। आप क्या, इतना बेहुदा चीज है वो। मतलब उसको मैं रोमांटिसाइज करूंगा, क्या फुटपाथ है, गुलाब खिले हैं, और ये मर रहे हैं लोग वहाँ पे, सर्दी मरते हैं, गर्मी मरते हैं, बरसात में मरते हैं, सोने की जगह नहीं होता है, और शेल्टर्स थोड़े चले जाते हैं। एलजी जो है आमादा है शेल्टर्स और बंद करने पे, सुप्रीम कोर्ट का सहारा है जिस कारण की शेल्टर्स बचा रहे हैं हम लोग दिल्ली में, पूरे देश में शेल्टर्स बन रहे हैं। लेकिन जो फुटपाथ पे सोने वाला है उसको लेकर के हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे नीति निर्धारक लोग हैं, वो सोचते क्यों नहीं है? पैसे की कमी है हमारे पास, बहुत पैसा है। जजेस के घरों में से नोट जल के मिलते हैं। ठीक, आप 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। लेकिन जैसे भाव ने बोला ना कि जिस दिन इस पेंटिंग की जरूरत नहीं होगी ना, वो हमारा 100 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। और 100 ट्रिलियन इकोनॉमी ना भी हो, कम से कम इंसान तो रहेंगे। भाव को पेंटिंग ये इसलिए बनाना पड़ रहा है कि आज के समय में भी पेशवा राज चल रहा है, पेशवा राज खत्म नहीं हुआ है। हाँ, और भाव ने जब बोला, जी बिल्कुल, लोकेश जैन, इंदु प्रकाश सिंह, हाँ मैं रघुवंशी ठाकुर हूँ, मैं राम के वंशज हूँ, मैं
लेकिन ये मानता हूं कि जो हमारा प्रधानमंत्री है उसको कोई धर्म से लेना देना नहीं है। मतलब वो जो आज देश में दलितों के साथ हो रहा है उसमें वो सब शामिल है। दलित की लड़कियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो कुछ मतलब हापुड़ कांड हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, हमको दिखता नहीं, हमको सुनाई नहीं देता है। गुजरा हुआ हाथरस सब कुछ, मतलब वो 2002 हुआ, हमें पता नहीं सब कुछ है। मतलब आप सारी बदसलूकियां करते चले जाइए और आप बोलो कि सब चंगा से, सब नंगे हैं, आप बोलो चंगा से, ये गलत बात है। जो भाव ने देवदासी बनाया है, विमेंस राइट्स पे मेरा मेन काम रहा है। जब जेएनयू में था मैंने करीब 7 किताबें लिखी हैं, 6 किताबें मेरे विमेंस इश्यूज के ऊपर ही हैं। जो महिलाओं के साथ जो हो रहा है देश में, आपको सबको पता है। जो देवदासी का जो पेंटिंग बनाया है, मतलब अगर इस एक पेंटिंग को देख ले, उसके आगे 100 किताबें फेल है। असली पेंटिंग वो है जहां पर कि मंदिर स्थापित हैं, जो ध्वज चल रहे हैं पूरे, अगर वो पेंटिंग देख लेना, विद्रोह हो जाएगा, धर्म को लोग त्याग देंगे। नागपुर में नहीं, पूरे देश में विदेश में जो है सब धर्म छोड़ करके आ जाएंगे बौद्ध धर्म के अंदर, क्योंकि जो धर्म ये नाश कर रहा है पूरा। ये जो पुरुष सूक्त हिम है, जो 4 बनाया है, वर्ण व्यवस्था जो है, दरअसल जो कास्ट सिस्टम है, दरअसल उसको तोड़ने की जरूरत है। और उसमें मैं थोड़ा सा इसमें ये बोल दूं कि जैसे हम लोग जो प्रयास करते हैं कुछ तोड़ने की बात जो है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। जब हमने सोचा कि उनके नाम के आगे कोई सरनेम नहीं होगा, तो बेटा मानव, बेटिया प्रज्ञा। स्कूल में एडमिशन के टाइम बोलते हैं आपका क्या नाम? मेरा नाम इंदु प्रकाश सिंह। आपके वाइफ भी थी रेणुका गुप्ता। अच्छा ओके, तो आप लोग क्यों नहीं सरनेम देते? इनका सरनेम क्या है? ऐसे मानव। अच्छा वैसे भी मानव है, मानव को इस जात होता है क्या? मानव खुद ही जात इंसान है। प्रिंसिपल कहती है कि, और प्रिंसिपल कहा कि स्प्रिंगडेल धौलकुआं, वन ऑफ बेस्ट स्कूल्स ऑफ दिल्ली, कि कल को अगर 2 मानव हो गए क्लास में तो ऐसे प्रॉब्लम आपका है, शायद उस मानव का सरनेम होगा, इसका नहीं है, तो ठीक है। फिर आपको पासपोर्ट में दिक्कत होगी, आपको सब कुछ दिक्कत, ऐसे वो मुझ पे हम पे छोड़ दीजिए ना, उसको हम झेलेंगे ना। और आज तक दोनों के नाम जो है वैसे ही है, पासपोर्ट है, लाइसेंस है, सब बना हुआ मानव और प्रज्ञा के नाम पे। तो शायद जात अगर छोड़ना है हमको, शायद ये प्रयोग करना पड़ेगा हमको। हाँ, वो अलग बात है, जब उसको अमेरिका में डिग्री मिला तो उसका जब बुलाया गया उसको मंच पे, उसके लिए उसका नाम क्या लिखा था? मानव FNU। तो मुझे कहता पापा यार बताओ ये क्या लिखा है इन्होंने? मानव FNU क्या हुआ? फैमिली नेम अननोन। वो भोजपुरी में है ना बुर्बक लोग, वो ट्रम्प जैसे बुर्बक लोग हैं वहां पे। मतलब फैमिली नेम अननोन है। आप छोड़ना चाहते हैं, आपको छोड़ने नहीं देंगे। अरे भाई आप कहाँ वेस्ट की बात करते हो? रेस वहां पर भी है, कास्ट वहां पर भी है। तो मुझे लगता है कि ये एक संघर्ष है, ये कल्चरल मुहिम है। तो जो दलित लेखक संघ है, आप लोगों ने जो मुहिम शुरू किया है, आई थिंक अच्छा मुहिम है। ये विषाणु हर जगह, हाँ जी, ये विषाणु जहाँ जहाँ गया वही फैला, वहाँ पूरा जो है नाश किया पूरा। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाव ने जो काम किया है, आई थिंक लोकेश ने बात रखा, सविभा का जब डेथ हुआ तो हम लोग भी गए थे, उस समय देखा उसको, जो है मतलब दुख है। 23 साल की लड़की जो है, हम गई अपना, और वो भी क्योंकि वो जिसकी हम बात नहीं करते हैं। मैंने अपने पत्नी को खोया कोविड टाइम पे, ऑक्सीजन नहीं था दिल्ली में, सबको पता है आपको उस समय। और भाव जो सविभा है, शी हैड मल्टीपल क्लॉटिंग इन द ब्रेन बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। हम बात नहीं करते इसके बारे में। कितने लोग खत्म हो रहे हैं इस पूरे देश में, विश्व में, कोविड वैक्सीनेशन चलते, सब चुप है। 23 साल की लड़की जो बिल्कुल ठीक थी, कैसे जा सकती है? और अभी राहुल गांधी ने बोला है कि पैसे खाएं उसके। पैसे खाए, बिल्कुल। हाँ, ये जो फाइजर है, जो तमाम ग्रुप्स है, एस्ट्राजेनेका है, सबको जो है आपने कोविड शील्ड बना दिया, उसको हम सबने ले रखा है। हाँ, सबने ले रखा है जी। हाँ, तो अब वो कब किसके साथ कब काम करेगा पता नहीं। एक हमारी दोस्त मंजरी शर्मा करके, वो भी पेंटर है, आर्टिस्ट है, वो बोलती है हिंदू खतरनाक चीज है, डिटॉक्सिफाई करो अपने आप को, जो है ये सब कभी न कभी रिएक्ट करेगा। एनी हाउ, तो इश्यू ये है कि
जैसे लोकेश ने बोला, भाव ने जो है बहुत कुछ झेला है। जो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में इनके साथ हुआ है, इतने मुश्किल से आपको पोजीशन मिलती है, आप पे गलत आरोप लगा करके आपका पूरा का पूरा जो जातिवाद प्रथा जो है आपको जो है वहाँ से निकालने पे लग गया पूरा, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग। तो जो बात आप लोगों ने बोला कि बताइए, जो भाव भी कह रहे थे कि नेशन में आई थिंक शायद कोई जानता ना हो, इंटरनेशनली सब जानते हैं। तो आई थिंक दलित लेखक संघ को बधाई और थैंक यू कि आपने इनको मौका दिया, और शायद जो आपका जो प्रतिबद्धता है और जो मैगजीन प्रतिबद्ध है आपका, उसके अंदर जो है अगर क्रमबद्ध तरीके से अगर इनकी एक पेंटिंग छपती रहे और उस पर कुछ कुछ लेख लिखते रहे आप लोग, जो है कविताएं लिखें, जो भी लिखें, लिख सके, किसी की हिम्मत हो कविता लिखने की उस पर तो लिखें बिल्कुल अपना, कि झकझोरने वाली चीज़ हो। तो आई थिंक भाव का काम जो है बहुत आगे जाएगा, और आगे कैसे जाए ये भाव के लिए चैलेंज नहीं है, चैलेंज हम सबकी है। भाव जैसे कलाकार, भाव जैसे लेखक और आगे पनपे बढ़े, हम सबको साथ देना। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया आपने बोलने के लिए। भाव थैंक यू। इसमें कि महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के जो युवा कलाकारों के बीच में कविता पोस्टर, राजनीतिक पोस्टर वगैरह बनाने की कार्यशाला थी, वो हिंदुस्तान की पहली कार्यशाला थी जिसमें साबी थे। तो साबी का वो जुड़ाव उस उम्र में मैंने देखा है। आज मैं खाली इतना ही कह सकता हूँ और कहना चाहूँगा कि मैंने इस पूरे पीरियड में मैंने साबी को ग्रो होते देखा है, सभी को बढ़ते देखा है, सभी को तमाम परीक्षणों से, निरीक्षणों से गुजरते हुए देखा है। और आज जो चित्रकला के बारे में अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा वाकया बताऊंगा जहाँ पे एक्टिविज़्म जो होता है, जिस चीज़ पे आप यकीन करते हैं वो केवल चित्रों में ही आए, ऐसी सब बात नहीं है। जो सचमुच यकीन करता है वो अपने क्रियाओं में भी उसको प्रदर्शित करता है। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, मैं उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा था, मैं वहाँ शामिल था। तो 3 दिन का पेंटिंग वर्कशॉप था, सब लोग पेंटिंग बना रहे थे, कई लड़के लड़कियाँ, यंग भी थे, सीनियर भी थे, उसमें साबी भी थे। मैंने उस आयोजकों से कहा था कि साबी को आप ज़रूर बुलाइए। तो साबी गए, इन्होंने सबसे बड़ा कैनवस मांगा कि मुझको 4x6 का एक कैनवस चाहिए, दे दिया। 2 दिन हो गए, उन्होंने एक भी लाइन नहीं खींची उसमें। तो मुझको आयोजकों ने कहा, अरे दादा आपने तो इनसे कहा ये तो लाइन भी नहीं खींचे, इनको क्या पता है, जितने सीनियर आर्टिस्ट इनसे कह भी नहीं सकते। मैंने कहा मत कहो। तो जब करीबन अंतिम दिन था और शाम को 5 बज रहे थे, जबलपुर में थे और सूरज डूबने को था, तब देखा साबी जो है थोड़ा सा चंचल हुए, कुछ करने की मुद्रा में खड़े हुए। तो मैंने कहा भाई अब तो कर डालो। तो उन्होंने ब्रश लिया, रंग वंग घोला, लाल और काले रंग से एक पोर्ट्रेट बनाया बहुत बड़ा। तो जाहिर है उसमें 4-5 लड़के लड़कियां जो हैं, पुरुष औरतें, वो शाम को लोग भी कम थे वो लोग आके जुट गए। तो इसने चित्र बना के एक लड़की से पूछा ये कौन है, जानते हैं? लड़के ने कहा नहीं। उससे संवाद किया कि जो आपकी स्थिति है आज हमारे समाज में, वो इस आदमी के कारण है, ये मनु महाराज है। तो आप क्या ये नहीं चाहेंगे कि इसको जला दिया जाए? लड़की ने कहा बिल्कुल चाहेंगे। तो हम लोगों ने इन्होंने पेट्रोल, वो जो लिंसीड ऑयल होता है जो पेंट का, उसके ऊपर छिड़क दिया। उस लड़की से कहा कि आग लगा दीजिए। और आप समझिए कि इतनी ऐसा अनुभव मेरे तो छोड़ दिए, और जितने लोग थे उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। और वो धू-धू करके जलने लगा। अब आयोजकों की स्थिति देखिए, उनको ये था कि कैसे इसको हटाया जाए, क्योंकि आरएसएस के लोग वहाँ मौजूद थे। तो ऐसी स्थिति में एक एक्टिविस्ट चित्रकार वो चैलेंज कर रहा, और वो चैलेंज इसलिए नहीं कर रहा कि उनकी फोटो खींची जाएगी, वो अंतर्मन से विश्वास करता है कि हमें इसको चलाना है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं करते कि ऐसी चीज़ों का अंत कैसे होगा। तो उस समय आपको रिस्क लेना पड़ता है। और ये मैं देखा कि एक वो लड़का जो मुझे असिस्ट कर रहा था 86 में पोस्टर वर्कशॉप में, और ये करीब 2019-20 की बात है, उसका ये ग्रोथ है, एक विचारधारा का अपना ग्रोथ होता है, और वो जाके उस अनुभव के जरिए वो एक गंतव्य तक पहुंचता है।
और अंत में कभी मौका मिलेगा सावी के चित्रों के ऊपर विस्तार से बात करूँगा, और ऑलरेडी काफ़ी बात हो चुकी है। और बहुत कुछ भारत लेके नहीं जाना चाहिए, उसका डिस्टिलेशन होना चाहिए जिससे कि हम उसको लेके हम आगे बढ़ सकें। सावी को मैं बधाई देता हूँ, और मैं दलित लेखक संघ को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये काम किया। वरना जितने भी साहित्यकारों का, कवियों, लेखकों का संगठन है, वो चित्रकारों को आवरण में चाहता है, चित्रकारों के दिल तक नहीं पहुँचते। तो आज एक बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका धन्यवाद कि आप लोग रुके और आप लोगों ने हमारे चित्रकार साथी को सुना।